हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3। देखिए यहाँ पर आज हम चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे, यानी बेसिकली हम जो चुनाव प्रक्रिया है हमारे भारत में, तो उस प्रक्रिया का यहाँ पर पूरा मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार से वो प्रक्रिया संचालित होती है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे यहाँ आदर्श चुनाव प्रक्रिया की ओर उन्मुख करते हैं। तो ये सब बातें इस अध्याय के तहत हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर पहला पॉइंट यही है, चुनाव क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ती है चुनाव करने की। अब देखिए यहाँ पर एक हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कहानी है। यहाँ पर एक मंत्री जी हैं देवीलाल जी, ठीक है। तो ये संघर्ष समिति के प्रमुख हैं और ये गुरुवार को इन्होंने लिखा है, पूरा कहानी लिखा है कि करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 साल के नेता हैं। इनका चुनावी कार्यक्रम जो चल रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम, वो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक शुरू चलता है और लगभग 23 महीनों से लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। यानी मतलब क्या है कि भाई इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन से पहले अपना माहौल तैयार कर रहे हैं। तो उनके बारे में ही बताया गया है कि 1987 में यहाँ पर राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे और 1982 में से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार यहाँ पर थी। यानी इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। इसमें एक नेता थे इनके देवीलाल चौधरी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि यहाँ पर एक नेता थे इनके चौधरी देवीलाल हरियाणा में, तो उन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और अपनी एक पार्टी बनाई, लोकदल नाम की एक अपनी पार्टी खुद की बनाई, पार्टी का गठन किया। और देवीलाल ने यह वादा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीत जाएगी तो वे छोटे किसानों, व्यापारियों, इनका सबका कर्ज माफ कर देंगे। तो भाई देवीलाल जी का जो वादा था वो लोगों को पसंद आया और लोगों ने क्या किया, देवीलाल जी का जो लोकदल था उसे जितवा दिया। तो यहाँ पर वही है कि लोग तब भी सरकार से ना खुश थे, वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए और ऐसे करके सहयोगी दल वगैरह इनसे जो और विपक्ष के दल थे कांग्रेस वाले और ये लोग, यानी इनकी पार्टी सहित और दल जो थे वो एक जैसे एक तरफ हो गए, यानी मिल गए, गठबंधन कर लिया। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि भाई लगभग 90 सीटों में से, यानी इनकी जो गठबंधन वाली पार्टी थी उसने 90 सीटों में से 76 पर जीत हासिल की, जिसमें 60 सीटें केवल अकेले अकेले किसकी थी, लोकदल की थी। और मात्र वहां पर उस समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 5 सीटें बनी। तो ऐसे करके कहानी बताई गई है कि भाई कि ये अब सत्ता में आए तो देवीलाल ने क्या किया कि भाई इन्हें यहाँ पर जो राज्यपाल थे, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई इन्हें। बाद में इन्होंने ये किया कि भाई इन्होंने खेतिहर, मजदूर और छोटे व्यापारियों का ऋण चुका दिया, माफ कर दिया। इनकी पार्टी ने लगभग 4 साल तक शासन किया और उसके बाद 1991 में दोबारा चुनाव हुए, तब इनकी पार्टी फिर से उलट गई, यानी कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। तो ये होता रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपने इनकी जो कहानी देखी कि पहले 1982 से लेकर 87 तक क्या रही, कांग्रेस रही। अब 87 में क्या आ गया, लोकदल आ गया और फिर से 91 में क्या आ गया, 91 में फिर से कांग्रेस आ गई। तो ये उठापटक जो है ये क्या है और ये बार बार उठापटक में ये क्या, मतलब इसमें हमारी जनता का योगदान है, उस उठापटक में किस तरह से सरकारें बन रही, किस तरह सरकारें गिर रही हैं और ये चुनाव होते क्यों हैं, ये हम सब जानेंगे। तो ये बातें यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से पहले कहानी यही बताई गई है यहाँ पर हरियाणा की। अब चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, अब देखिए अगर हम बात करें आज की डेट में, तो आज की डेट में लगभग हमारे यहाँ दुनिया में लगभग 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ पर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं और कल जो पूर्ववर्ती अध्याय में भी आपने पढ़ा था कि मान लेते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हमें किसी बात पर सहमति बनानी है तो सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, सारे लोग इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सारे लोग उस विषय में अपनी योग्यता रखते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि भी चुन लेते हैं, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं और प्रतिनिधि जो होते हैं वो हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे करके इसे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह का ही लोकतंत्र है और हम अपने क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं। मान लेते हैं कोई कानून है, कानून पास करवाना है और हमारे यहाँ प्रतिनिधि ना होकर जनता से डायरेक्ट वोटिंग करवाएं, तो क्या आपको लगता है कि जनता अपने यहाँ इतनी शिक्षित है जो उसमें वोटिंग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जनता उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगी, भाई ये कानून किसके लिए क्या है, नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, नहीं समझ पाएगी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनकी इसमें राय बने, कुछ लोगों की राय ना बने, तो यहाँ पर बहुत डिस्प्यूट वाली स्थिति हो जाएगी। तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हम शासन व्यवस्था संचालित करवा रहे हैं। और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, जब कोई विचार विमर्श होता है, कोई मुद्दा आता है जहां पर कोई कानून वगैरह बनाना हो, तो अपनी राय वहां पर व्यक्त करते हैं। और प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं, हमारी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई वो प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, अब मान लेते हैं प्रतिनिधि ये लाइफ टाइम के लिए होते, यानी मान लेते हैं एक बार प्रतिनिधि चुनने आने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए कार्य करता, तो क्या होता, तो ये होता है कि भाई ये लोग हो सकते, ये जरूरी थोड़ी ना है ये भाई ये हमेशा सही से काम करते, ये भी तो हो सकता था भाई भ्रष्ट हो जाते और जनता की बात ही ना सुनते। तो ऐसे में एक विकल्प रखा गया कि भाई जनता जो है इन्हें एक तय यानी नियत समय बाद इन्हें बदल
सकती है। नियत समय बाद बदल कैसे सकती है कि आपके यहाँ चुनाव होते हैं या आपके यहाँ जो है मतदान होता है, मतदान के दौरान क्या होता है, तमाम तरह के विपक्ष के उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। आपको जो कैंडिडेट बढ़िया लगता है आप उसके फेवर में वोट डाल देते हैं, वो कैंडिडेट विजयी हो जाता है। और मान लेते हैं इस साल 5 साल आपने देखा, वो 5 साल में आपने ये देखा कि भाई ये कैंडिडेट ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपने फिर से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास विकल्प है, यानी कि आप चुनाव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कल्पना दी गई है कि मान लेते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो, यानी कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मान लेते हैं शिक्षा या ज्ञान के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हों, और किसी ज़्यादा अनुभव है या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। यानी कि हम अगर ज्ञान के आधार पर करेंगे तो हमारे यहाँ चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। यहाँ पे कल्पना एक डाली गई है। अब वही बात यहाँ पे दोहराई गई है कि हमें प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ नियमित अंतराल पर क्या होते रहते हैं, प्रतिनिधियों को बदलने की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को हमने चुनाव नाम दिया है। यानी कि नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि हम जो है उन्हें बदलते रहते हैं। यानी मान लीजिए कोई प्रतिनिधि ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे मोदी जी टाइप जो कि गुजरात में लगातार चुने गए, तो ऐसे कुछ प्रतिनिधि होते हैं लोकप्रिय टाइप होते हैं, लगातार चुने जाते रहते हैं। और हमें लगता है अलोकप्रिय टाइप है, जैसे यूपी में स्थिति होती है कि एक बार फलाने की सरकार, एक बार दूसरे की सरकार, यानी कि उठापटक चलती रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि हमें चुनाव का मतलब यही होता है कि एक नियमित अंतराल के बाद हमें अपने प्रतिनिधियों को बदलने की या चुनने की हमारी इच्छा होती है और हम उन्हें यहाँ पर फिर से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो व्यवस्था है, ये पूरी है, ये चुनाव कहलाती है। तो आप चुनाव के बारे में लिख लेना इसमें पहला पॉइंट कि ऐसी व्यवस्था जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। एक लाइन में आपने अर्थ लिख लिया, चुनाव होता क्या है। अब कहानी है, कहानी लिखनी नहीं है, देखिए कहानी तो बहुत है इसमें, सही बात यह है पॉलिटी पूरी कहानी से भरी पड़ी है, तो कहानी में नहीं लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, चुनिंदा लाइन है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बात कही गई है चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए चुनाव होता है। ठीक है, पहला तरीका है अभी अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि अपने कानून बनाने वाले का, यानी कानून जो लोग बनाते हैं उनके लिए कोई हितकर कानून हो तो उसका चुनाव भी कर सकते हैं, या फिर सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का भी चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से चुनाव कर सकते हैं मतदाता। इसके अलावा सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश जारी करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं लोग, यानी मतदाता कई तरह से चुनाव कर सकते हैं। यानी कोई मान लेते हैं सपोज दैट जैसे कोई कानून बनाना हो और कानून के फेवर में आपने देखा होगा, अब जैसे मैं एग्जांपल लूंगा तो कुछ लोग बुरा मत मानना, जैसे हमारे सामने एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आपने देखा होगा कि हमारे सामने जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा इश्यू चला आ रहा था 70 सालों से। तो देखिए मैं नहीं जानता कि भाई आप लोग कितने समर्थक हैं कितने नहीं है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, पहली बात ये जान लीजिए, किसी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का प्रोपोगेंडा यहाँ चला रहा हूँ, ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। मैं केवल जो बात है फैक्चुअल बात है वो मैं यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट था, सबको मालूम था कि भाई इस डिस्प्यूट को कांग्रेस सुलझा नहीं पाएगी या फिर और भी गठबंधन सरकारें सुलझा नहीं पाएंगी, क्योंकि रीजन क्या है, उन्हें भाई सबको खुश करना है, उन्हें जो वामपंथी को भी खुश करना है, उन्हें जो है जो अलगाववाद उन्हें उनको भी खुश करना है। तो मतलब ऐसे कोई लोग मुद्दा सुलझा नहीं पाएंगे। और जम्मू कश्मीर में लगातार हमारी जो सुरक्षा बल थे उनके सामने चुनौतियां भी थी, तो इसके लिए जरूरी ये थी कि भाई लोगों ने क्या किया कि हमें एक ऐसा कानून है जम्मू कश्मीर को अपने भारत की मुख्य धारा में शामिल करना है, तो ऐसी कोई सरकार लेकर आनी है जो ये काम कर सके। तो आपने देखा होगा फिर जनता ने किसे समर्थन दिया, जनता ने इसी आधार पर जम्मू कश्मीर वाले इश्यू पर ही बीजेपी को समर्थन दिया। सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला था। अब उसके बाद भी और इश्यू थे एक दो, लेकिन उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। मेन इश्यू यहाँ पर जो था, लोगों ने यही देखा कि सुरक्षा बलों ने, मेन चीज ये थी, देखिए वोटिंग का अधिकार हमें है, उसी प्रकार से सुरक्षा बल जो जम्मू कश्मीर में तैनात है उनके परिवारों को भी है। तो सबके माइंड में एक ही बात थी, जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है और कोई सरकारें जो है वो गठबंधन वाली सरकारें होती हैं, इतना प्रबल तरीके से यहाँ पर इस कानून को संशोधित नहीं कर पाएंगी, और उन्होंने इसलिए क्या किया, बीजेपी को फेवर किया। तो इस दिशा में भी कुछ लोग कर सकते हैं, यानी वोट आप लोग एक अपना नजरिया बना लें कि भाई हमें एक चुनाव, यानी अपना कानून बनाने वाले का हम चुनाव कर सकते हैं, तो इस नजरिए से कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, इसके अलावा सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी हमने सरकार बनाने के लिए, जैसे हमने संसदीय चुनाव हुए तो मोदी जी को चुनना था, तो हमने इस तरह के लिए वोट किया तो वो चुनकर आ गए। ठीक है, या फिर यहाँ पर बताया गया है भी सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई पार्टी बना सकते हैं हम, उसके लिए हम चुनाव कर सकते हैं, भाई फलानी पार्टी बना देते हैं, फलानी पार्टी को भेज देते हैं, वो वहाँ पर लीड करेगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके जरिए आदमी अपने कैंडिडेटों को इलेक्ट करता है, चुनता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ये लिख लेना, इसमें पहला सब पॉइंट, दूसरा सब पॉइंट और थर्ड सब पॉइंट,
ठीक है, ये लिख लेना। देखिए मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पार्टी विशेष का, क्योंकि चुनाव का मतलब आता है तो पार्टियों का नाम आता है, तो आप किसी भी पार्टी से आप अपना रखते हो, ताल्लुक रखते हो, तो आप बुरा मत मानना। हो सकता है मैं यहाँ पर अब कांग्रेस का फेवर कर रहा हूँ, अगले ही टॉपिक में कांग्रेस की बुराई भी कर दूँ, कांग्रेस की आलोचना भी कर दूँ, बीजेपी का यहाँ फेवर कर रहा हूँ, अगले ही टॉपिक में बीजेपी की आलोचना भी कर दूँ, तो आप उस बात से मुझे जज नहीं करेंगे सर फलानी पार्टी के हैं, शायद इस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए मैं तो किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, और सही बात यह है कि मुझे ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है सबसे गलत और सबसे घटिया चीज़ लगती है। सही बात यह है, खैर वो अपनी मेरी अलग राय है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर अगली बात आई है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। जैसा कि कल आपने चैप्टर में पढ़ा था, दुनिया के काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो लोकतंत्र हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े दावे करते हैं, और हकीकत ये होती है वहाँ पर संगीनों के साए में मतदान होता है। जैसे आपके पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान दावा करता है हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी उनकी चुनाव प्रक्रिया जो है वो वहाँ पर आतंकवाद चलाता है। हकीकत बात यह है, वहाँ पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, उन सब में आतंकवादियों का हाथ होता है। यानी वहाँ पर जो आतंकवाद के टॉप लीडर जो हैं, वहाँ पर सरकारें यानी कि किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, गवर्नमेंट मेकर की भूमिका निभाते हैं, और ये बात छुपी हुई नहीं है। तो उन्हें लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे, वाकई में वो देश जो है लोकतांत्रिक नहीं कहे जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा, आपने सीरिया में देखा, बहुत सारे देश ऐसे हैं, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है आप चुनाव करेंगे तो इस आधार पर आप लोकतांत्रिक देश बन जाएंगे। तो लोकतंत्र में भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। चाइना का आपने देखा, चाइना में केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी है, केवल वही सत्ता में है, और लोग चुनाव भी कर रहे हैं, तो उस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, चुनाव में लोकतांत्रिक मानने का आधार, सबसे पहला आधार होना चाहिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए। दूसरी बात यह है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अलावा एक वोट एक वैल्यू, यानी एक वोट और एक मत, यानी कि सबके वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि भाई फलाने का वोट, लेडी का वोट की वैल्यू कम है, जेंट्स के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो पंजीकृत मत यानी पंजीकृत मतदाता है, किसी को भी वोट डालने से रोकना नहीं चाहिए, और ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतदान होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो यकीन मानिए वो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली कही जाएगी। और मान लीजिए इनमें से कोई भी एक तत्व जो है उस पर बाध्यता या फिर उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, उस पर बल लगाया जा रहा है, तो उस प्रणाली को हम यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर अब आप इसमें बताया गया है, ठीक है, यानी कि एक मत समान मोल, ठीक है। चुनाव में एक दूसरी बात ऑप्शन हो, लोकतांत्रिक चुनाव मानने के कुछ रुझान बताए गए हैं कि भाई कैसे लोकतांत्रिक माने। तो यार यहाँ पर आप हेडिंग डाले ना, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार, इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा, पॉइंट से आप अपना टॉपिक लिख लेंगे, यानी कि कैसे माने। यानी मान लीजिए कहीं आपको लिखने के लिए आ जाए, निबंध टाइप आप लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। सेकंड पॉइंट, इसमें चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। विकल्प का मतलब ये है कोई एक ही पार्टी ना हो, जैसे चाइना के संदर्भ में था कम्युनिस्ट पार्टी थी, और मैक्सिको के संदर्भ में था केवल एक ही पार्टी वहाँ पर आ गई थी, बाद बाकी पार्टियों का उसने गला घोंट दिया था। ऐसा ना हो, विकल्प हो आपके सामने। तीसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर नियमित रूप से चुनाव होते रहें, यानी चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। ऐसा ना हो कि भाई 5 साल के लिए चुनाव हो गए, और जैसे परवेज मुशर्रफ वाली कंडीशन थी सन 2002 में, उन्होंने अपना जो है कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया था। ऐसा स्थिति ना हो, समझे। संविधान के नियमों के प्रदत्त रूप से चुनाव होते रहें। चौथी बात यह है, यानी कि लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव का होना चाहिए। यानी चौथा, यानी कहा गया लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। यानी मालूम पड़े आप डाल के आ रहे हैं कांग्रेस को वोट और पहुंच गया किसको, बीजेपी को वोट, तो ये चुनाव जो है आदर्श चुनाव नहीं कहा जाएगा, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पे स्थिति बताइए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूरी प्रक्रियाएं, ये 5 स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई चुनाव प्रणाली कैसी है, लोकतांत्रिक है। और इनमें से कोई एक स्टेप भी यहाँ पर उसका हनन हो रहा है, तो यकीन मानिए चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक हम नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला पूरा हो गया आपका, इसमें आपने 5 पॉइंट लिख लिए। आगे यहाँ पर हेडिंग दी गई है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। यानी कि राजनीति में जो प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है, पार्टियां होती हैं, क्या ये पार्टियां होना अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का मत ये होता है कि वाकई बहुत बुरी बात है। यानी कुछ लोग सोचते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ये सोचते हैं केवल एक ही पार्टी होती थी, इसमें एक ही तरह की विचारधारा होती तो हमें कितना लाभ होता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी पार्टियां होती। सबका अपना अपना अलग अलग मत है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में पार्टियां एक से ज़्यादा होनी चाहिए, प्रतिद्वंदी होने चाहिए। क्योंकि प्रतिद्वंदी अगर नहीं होंगे तो यकीन मानिए कोई भी पार्टी जो होगी वो सत्ता में अपना रोल ढंग से नहीं निभाएगी। जैसे हम चाइना का एग्जांपल ले लें, तो चाइना में क्या होता है, केवल एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो एक ही पार्टी की होने की वजह से वहाँ के लोगों का शोषण हद से ज़्यादा होता है। अगर आप वहाँ के कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह देखें, कोई भी चीज़ वहाँ पर देखें, तो आप देखेंगे वहाँ पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। अगर भारत में कोई राजनीतिक पार्टी अपने निजी उद्देश्य के लिए बर्बरता यहाँ पर या फिर संविधान को कुचलने की कोशिश
कोशिश करती है तो विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं उसकी तगड़ी तरीके से घेराबंदी करती हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किस प्रकार की हो सकती है, यानी कि यहाँ पर चुनाव का मतलब क्या होता है, राजनीतिक प्रतियोगी या प्रतिद्वंद्विता, चुनाव का मतलब यही है। यानी मान लेते हैं एक ही कैंडिडेट हो और आपको एक ही कैंडिडेट के फेवर में वोट डालना हो, तो क्या वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। प्रतिद्वंद्विता तभी तो होगी जब भाई दो कैंडिडेट हो, दो में से, यानी ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, और ए और बी में से आपको किसी एक का चुनाव करना है, तभी तो वो चुनाव कहलाएगा। अब मान लो एक ही कैंडिडेट हो, अब उसमें वोट डालो या ना डालो, तो ये कोई चुनाव थोड़ी ना होगा। यानी ए कोई जीतना हो और आप वहाँ पे कह दिया जाए वोट डाला हो एक के फेवर में, अब यहाँ पे विपक्ष में ही कोई नहीं है, उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, तो मतलब ही क्या वोटिंग का? तो प्रतिद्वंदिता यानी चुनाव का मतलब ही ये प्रतिद्वंदिता। चुनाव तभी हो सकता है, यानी कि जैसे अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यानी कि जो सीता जी का स्वयंवर ले लूँ, ठीक है, सीता माता का स्वयंवर अगर ले लूँ, तो वहाँ पे उन्होंने श्री राम का जो चुनाव किया था, वो चुनाव कैसे किया था? क्या अकेले राम का चुनाव कर लिया था? नहीं, उनमें वहाँ पर उन्होंने क्वालिटी देखी थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उससे मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। तो भाई वहाँ पर तमाम राजा मौजूद हुए, अब राजाओं ने उठा नहीं पाया, केवल श्री राम ने उठाया धनुष, तो उनके गले में वरमाला डाल दी गई, तो वो चुनाव कहलाएगा। अब यकीन मानिए, मैंने एक एग्जाम्पल एक उसी में ले लेते हैं कि मान लेते हैं वहाँ पर क्या करते कि श्री राम को डायरेक्ट अकेले बुला लेते और डायरेक्ट उनके गले में माला डाल देते, तो क्या वो चुनाव कहलाएगा? क्या सीता जी का स्वयंवर या चुनाव कहला पाता? नहीं कहला पाता। तो चुनाव का मतलब यही है कि भाई एक से ज़्यादा लोग वहाँ पर होने चाहिए। यानी वहाँ पर सीता माता का जो स्वयंवर था उसमें उन्होंने राम को चुना, तो राम को इसी आधार पर चुना कि भाई उन्होंने जो उनकी एक कंडीशन थी उस कंडीशन को पूरा किया। वैसे ही हमारे चुनाव में होता है। चुनाव में क्या होता है, जनता की उम्मीदों पर जो आदमी खरा उतरता है, आदमी उसका चुनाव करता है। तो वही चीज़ें सेम हैं। देखिए, मैं ज़्यादातर चीज़ों को कोशिश करता हूँ अपने रियल लाइफ से जोड़ने की। रियल लाइफ से अगर आप जोड़ लेंगे, यकीन मानिए मेंस का आंसर तो चुटकियों में लिख जाएगा। और आप रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, केवल रट्टू तोता रहेंगे रटने पर कि भाई हमें कोई नोट्स दे दे 4 लाइन के और हम रट लें, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे मन से वीडियो देखा कीजिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि चुनाव का मतलब क्या है, राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्रों में अगर देखें, ये निर्वाचन क्षेत्र भी हम जानेंगे होता क्या है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। अभी इसके बारे में अगर बताना स्टार्ट कर दिया फिर प्रतिद्वंदिता का मतलब नहीं निकलेगा। तो निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप क्या होता है, उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है, ठीक है। ये निर्वाचन क्षेत्र जहाँ जहाँ होते हैं, जो क्षेत्र जहाँ से विधायक या सांसद चुने जाते हैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, 10, 12, 14 उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, उनमें से किसी को चुनना है, उसे प्रतिद्वंदिता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है प्रतिद्वंदिता में कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है। पहला नुकसान ये होता है, आपने देखा होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, इसे हम पार्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि भाई मैंने भी देखा था जब जो 2014 के इलेक्शन हुए, 2019 के इलेक्शन हुए, मैंने एक ऐसा केस देखा कि भाई मुझे थोड़ा हंसी भी आई। और जिक्र कर रहा हूँ कि भाई उस समय क्या था, लड़का जो था यानी मोदी जी का सपोर्टर था, लड़की जो थी कांग्रेस की सपोर्टर थी, तो दोनों की शादी टूट गई। इस बात को लेकर बाद में फिर अखबार में केस फेस कर दिया, तो अखबार में भी न्यूज आई थी, तो पढ़ के थोड़ा हंसी भी आई मुझे कि इस तरह के केस भी देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है घर घर बट जाते हैं, यानी भाई जो है किसी और पार्टी में है, बहन किसी और पार्टी में है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कांग्रेस का ही ले सकते हैं एग्जाम्पल। कांग्रेस का आधा परिवार तो, कांग्रेस की आधी लेगेसी तो जो है कांग्रेस का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस की आधी लेगेसी जो है वो बीजेपी में चली गई है। अब आप जानते होंगे मेनका गांधी जो है वो है तो मूल रूप से तो है तो कांग्रेस की ही, यानी उनका जो वंश तो चला आ रहा है वो कांग्रेस से ही है। तो वही है कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है वो कहीं ना कहीं घर घर बांट देती है। और इसमें क्या होता है भाई, दोनों दल यानी सब दल क्या होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भाई उसने ये नहीं किया, वो ये नहीं कर रहा है, हम ये करेंगे, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। ये आप सब देखते हैं, टीवी में बड़ी बड़ी डिबेटें आती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, देखिए जब प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिद्वंदी होने का मतलब ये होता है तब आदमी बेहतर करने की प्रयास करता है। यानी कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर अपना एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरे अलावा यहाँ पर यूट्यूब पर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होता, तो क्या मैं यहाँ पर उतना बेस्ट कर पाता? नहीं कर पाता। यानी मुझे भी नहीं लगता कि अकेला मैं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी दे दो, इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, टीचर जो होते हैं, बच्चों की मजबूरी होती है वहाँ पर कि भाई हम ज़्यादा महंगे टीचर हायर नहीं कर सकते, प्राइवेट कोचिंग ले नहीं सकते, तो वो टीचर जैसे दे रहे हैं वो आप पढ़ते जा रहे हैं। अब वहीं कहीं अच्छे खासे स्कूल में या अच्छे खासे चैनल पर जब आप जुड़े हों और वहाँ पर आपके पास विकल्प हो, ऑप्शन हो, तो आप क्या करेंगे, चुनाव करते हैं। तो ऐसे में आपको बेहतर भी मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये प्रतिद्वंदिता जहाँ पर होती है वो जरूरी नहीं है वहाँ पर नुकसान ही हो, वहाँ पर फायदा भी होता है।
आपको बेहतर चुनने का मौका मिलता है। यानी लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लगातार अपने आप को जो है उन्नत बनाने के लिए प्रगतिशील रहते हैं। और जब कोई एक ही आदमी होता है तो वो आप जानते हैं एक ही आदमी होगा तो क्या करेगा, वो जड़ हो जाएगा। जड़ का मतलब ये है वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा, उसे मालूम है कि हम जीतने हैं तो हमें क्या करना है, हमें तो आराम से जो चल रहा है वही चलने देना है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या है कि भाई जो पार्टी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से घर घर बट जाते हैं, यानी कि बाप बेटे में नहीं बनती, बेटे बहू में नहीं बनती, तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं भाई चुनावी मुकाबला में उतरते नहीं हैं। इसी वजह से समाज और देश सेवा का जज्बा भी है, जैसे हम जैसे लोग हैं समाज और देश सेवा का जज्बा रखते हैं, लेकिन मुझे सबसे बुरी चीज़ यही लगती है पार्टी पॉलिटिक्स वाली, इसलिए उतरना नहीं चाहते। तो ऐसे मेरी विचारधारा वाले तमाम लोग हैं, यानी कि जिन्हें समाज में और देश सेवा भी करनी लगता है कि भाई देश की मौजूदा हालत है बदलनी चाहिए, लेकिन वही बात है राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यानी कि यहाँ पर कोई भी विचारधारा हो, किसी भी पार्टी में हो, केवल एक विचारधारा का आगमन होता है। यानी हर पार्टी किसी एक विचारधारा को ही आगे बढ़ा के चलती है, अपने पार्टी के और जो मेंबर होते हैं उनकी बात को नहीं सुना जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग उतरना ही नहीं चाहते हैं। तो इसके मैंने दोनों ही नज़रिए दिखा दिए। अब यहाँ पर हमारा संविधान की बात कही गई है। हमारा संविधान जो है निर्माता, ये सब समस्याएं उनके सामने थी, उनके माइंड में सारी समस्याएं थी कि भाई इससे घर घर बटेंगे, घर घर में पार्टी पॉलिटिक्स होगी, लोग दुश्मन भी बनेंगे एक दूसरे के, इन सब के प्रति सचेत थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। यानी ये सब चीज़ें सचेत तो थे हमारे, ऐसा नहीं है संविधान निर्माताओं के माइंड में सब चीज़ें थी, उनके माइंड में सारी चीज़ें थी, लेकिन मजबूरी ये थी, इसके अलावा विकल्प भी कुछ नहीं था। क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव इसके आयाम भी हैं। पॉजिटिव आयाम यही है कि हर पार्टी पर अपना कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है। मान लेते हैं एक पार्टी, यानी कि मान लेते हैं कि फिलहाल में देश में अभी एक पार्टी है रूल कर रही है, बीजेपी रूल कर रही है। हो सकता है बीजेपी से कुछ चूक रही हो सकता है बीजेपी से कुछ लोग सहमत ना हो। अगली बार लोग क्या करें, कांग्रेस को आगे बढ़ा दें कि भाई कांग्रेस की जो बात, बीजेपी जो है अपने वायदों पे खरी नहीं उतरी है, लोगों ने क्या किया, अगली बार कांग्रेस को समर्थन दे दिया, कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया, कांग्रेस सत्ता में फिर से आ गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भाई कांग्रेस इस बात के लिए क्या करेगी, अपने आप को उन्नत बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ये सोचेगी हमने जो पिछली गलतियां की उस गलतियों को अब दोबारा ना दोहराया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ हद तक लोगों को एक अच्छी शासन व्यवस्था भी मिलती है, अच्छा राजनीतिक माहौल भी मिलता है। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मतलब एक नुकसान देखा जाए तो नुकसान यही है कि भाई लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। भाई फायदा ये होता है कि अगर लोग प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, क्लास में अगर बच्चे ही ना हो, जैसे हम एक बात करते हैं कि मान लो क्लास में एक ही बच्चा हो, तो एक ही बच्चा है, उसका अगर एक ही उद्देश्य कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए मेरी। फर्स्ट डिवीजन का मतलब ये है कि 60% एवं नंबर आ गए तो फर्स्ट डिवीजन होगी मेरी, ठीक है। तो वो बेहतर पढ़ाई क्यों करेगा, अच्छा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा ही नहीं। उसे मालूम 60% से ऊपर आ गया, फर्स्ट डिवीजन हो गई। अगर एक बच्चा है तो वहीं क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 में एकदम कंपटीशन होती है 50 बच्चों में कि भाई यहाँ पर कौन हाईएस्ट मार्क लेके आएगा। तो कोई बच्चा 90% ला रहा है, कोई 91 ला रहा है। तो ये क्या है, प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के उपरांत आपने देखा रिजल्ट निकल के आया, प्रतिस्पर्धा से एक रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो बहुत बार प्रतिस्पर्धा लाभदायक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, दोनों ही मैंने एस्पेक्ट आपको बता दिए हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में यही बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुक्त चुनावी मुकाबले वाली प्रक्रिया ही रखी। अब देखिए यहाँ पर सारी कहानी जो चैप्टर में कही गई है वो आपके सामने, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। एनसीईआरटी खुद एक्सेप्ट करता है कि भारतीय राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। काफ़ी सारे नेता जो होते हैं, यानी यहाँ पर कहा गया है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा में से ही राजनीति में आते हैं। यानी कुछ लोगों को लगता है लोगों का हित जिस चीज़ में है तो उसके लिए हम राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, यानी कि असल जीवन में ऐसा नहीं होता। असल जीवन में नेता जो होते हैं वो सच में खुद बनने के लिए आते हैं, देश बनाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि खुद बनने के लिए आते हैं। वो बात कही गई है कि रियल लाइफ में क्या है कि दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लिए लोगों के सामने आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। ये चीज़ मैन है। आपने देखा होगा जो नेता विकास की बात करते हैं, यानी कहते हैं कि भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करते करते 5 सालों बाद आप देखते हैं कि भाई उनकी प्रॉपर्टी जो होती है 500 करोड़ की स्थापित हो जाती है। आप देखते होंगे, यानी किसी की प्रॉपर्टी 500 करोड़ की बन गई, किसी का बेटा जो है उसके पास 20 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन गई, किसी की बहू के पास इतनी प्रॉपर्टी हुई, 4 फैक्ट्रियां लग गई। तो ये देखते हैं कि लोग देश बनाने आते हैं, देश का विकास करने आते हैं, खुद का विकास करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता का मतलब आज लोभ और लालच भी रह गया है, यानी आज चुनावी प्रधानता केवल और केवल निज स्वार्थ के लिए भी रह गई है। तो वो बातें यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं और वो बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तरीका बताया गया है कि ऐसे में हम इन वास्तविकता का सामना कैसे कर सकते हैं।
यानी इन वास्तविकताएं जो आप देख रहे हैं आपके सामने वास्तविकताएं हैं कि भाई लोग, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर साफ सुथरे आएंगे, लेकिन लोग ऐसा होता नहीं है। लोगों के अंदर सबके मन में एक ही अपना होता है राजनीतिक लाभ की इच्छा होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, मैंने देखा है आज के टाइम में, जैसे मैंने अपना खुद जनरली एक सर्वे किया है कि आजकल जो बिजनेसमैन टाइप लोग हैं, यानी कि जो व्यापारी वर्ग लोग हैं, वो अब पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं। क्यों उतरना चाहते हैं? क्योंकि अपने व्यापारिक फायदे के लिए। जैसे हमारे नियर बाई में एक ऐसे सज्जन थे, व्यापार में बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे, और खास करके कुछ चीज़ें थी जैसे मदिरा वगैरह, उनमें उनका अच्छा खासा उन्हें महारत हासिल थी, यानी मदिरा वगैरह के पूरे इलाके वाइज ठेके उनके थे। तो पूरा वो पॉलिटिक्स में उतर आए। क्यों? उससे उन्हें लाभ ये मिला कि भाई उनकी जो इलीगल धंधे थे वो उन्हें सब खपा पा रहे थे, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं था, क्योंकि नेता बन गए तो कोई कहने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आज के टाइम में उद्देश्य ये है कि अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें कोई गलत दोहराया नहीं है। ये सारे नमूने, ये सारे एग्जाम्पल आपको अपने इर्द गिर्द ग्राम प्रधान से लेकर, विधायक से लेकर, आपके जो नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर सब में देखने को मिल जाएंगे। संसद तक तो छोड़िए, ग्राम पंचायत लेवल पर ही बात कर लीजिए, यानी प्रधान होता है या सरपंच होता है, आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक ना एक लालच होता है। उसे लगता है कि भाई इतने साल में, 5 साल में इतने करोड़ रुपए आते हैं, उनमें से इतना बच जाएगा। कहीं ना कहीं लालच होता है। हकीकत बात यह है, जन सेवा नहीं होती है, लालच होता है। तो यहाँ पर वही सब बातें इसमें दोहराई गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर पहला तरीका ये बताया गया कि भाई एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, ठीक है। दूसरा व्यावहारिक तरीका ये है कि भाई हम सभी ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं की यहाँ पर इनको पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करें। आप सब लोग देख पा रहे होंगे आजकल नेता जो है अपने मतलब में चौकस हो गए हैं, यानी अपना मतलब, अपना विकास देखते हैं। जनता का विकास हो या ना हो, हमें अपना विकास करना है। तो हमें यहाँ पर एक व्यवस्था ये करनी है, या तो नेताओं का चरित्र सुधर जाए। नेताओं का चरित्र अभी तक नहीं सुधरा था, कभी ना सुधरा है और ना कभी सुधरेगा, ये आप जान लीजिए, कभी नहीं सुधरने वाला। नहीं, फिर नेता ही किस काम का रह गया? उसका चरित्र सुधर जाएगा तो नेता ही किस काम का रह गया? अगर नेता ने अपना चरित्र सुधार लिया तो फिर अपने आप नेता ही किस काम का रह जाएगा? फिर तो साधु बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आप जानते हैं नेता, यानी राजनीति का मतलब ही होता है सब छल फरेब, समझे, ये सब चीज़ें आती हैं। यानी पूरा मतलब इसमें अगर कहें तो आपकी पूरा जो है ना कि षड्यंत्र, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। राजनीति का मतलब ही यही होता है। दूसरी बात यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है कि भाई नेताओं को कैसे अंकुश लगाएं उन पर, यानी कैसे उन्हें पुरस्कार या दंड दें। तो पुरस्कार दंड के लिए यहाँ पर जो किताब ये कह रही है प्रतिद्वंदता सबसे बढ़िया तरीका है। यानी पुरस्कार या दंड देने के लिए किसी नेता को प्रतिद्वंदता सबसे बढ़िया तरीका है। कैसे है? अब मान लेते हैं कोई नेता 5 साल में अच्छे काम करता है, यानी गुड वर्क करता है, यानी जनता का मन मोह लेता है, जनता की सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर चलता है। तो क्या करती है जनता? आने वाले 5 साल के बाद फिर से उसे इलेक्ट कर लेती है, फिर से 5 साल के लिए चुन लेती है। जैसे हम बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के नाम ले सकते हैं। जैसे अगर देख लें तो गुजरात में हमारे मोदी जी रहे हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री के फेवर में देख लें तो कांग्रेस भी 2-2 बार रही है, ठीक है। मोदी जी भी 2 बार चुनकर आए हैं। और राज्यों के एग्जाम्पल हैं, 5-5 बार सीएम लोग रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा ये इसलिए हुआ है कि लोगों को लगा कि भाई जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें चुना जाए। तो इस तरह से हमने कहीं ना कहीं मोदी जी को हमने एक मतलब एक तरह से पुरस्कार के रूप में भी दे दी, फिर से सत्ता जो पुरस्कार के रूप में भी दे दी। दंड ये हो सकता था कि हमें काम पसंद नहीं आया, 5 साल बाद हमने उन्हें कुर्सी से हटा के अलग कर दिया, यानी उन्हें दंड के रूप में बाहर निकाल दिया। तो प्रतिद्वंद्विता का मतलब ये होता है कि अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो वो फिर से चुना जाएगा, बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो हम उसे सत्ता से उठा के बाहर भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यही बात एक दुकान के संदर्भ में बताई गई है, ठीक है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अच्छी इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया और उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो अगले चुनाव में उनकी जीत संभावना पक्की है। और असफल रहते हैं जनता के कामकाज करने में तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए सब व्यवहारिक बातें, मौखिक बातें हैं। इन बातों को आप लिखने से ज़्यादा, ठीक है, लिखने से ज़्यादा आप अगर मनन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मैं लिखवाना चाहूँगा, सेकंड पॉइंट अपने हिसाब से लिखवाना चाहूँगा कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता जो है, चुनावी प्रतिद्वंद्विता, या फिर लिख लेना नेताओं को, या फिर चुनावी प्रतिद्वंद्विता लिख लेना निर्वाचक प्रतिनिधियों को पुरस्कार और दंड भी प्रदान करती है, पुरस्कार और दंड भी प्रदान करती है। तो आप केवल सेकंड पॉइंट में इतना लाइन लिख लेंगे तो इतने लाइन में आपके माइंड में सब बातें जो मैंने मौखिक रूप से बताई हैं सारी बातें आ जाएंगी कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस प्रकार से निर्वाचक प्रतिनिधियों को जो है पुरस्कार और दंड प्रदान करती है, वो आप समझ जाएंगे। पुरस्कार ऐसे प्रदान करती है, अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर से चुने जाएंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हटा के फेंक देगी।
तो ये चीज़ें हैं अपने माइंड में आपने समझ ली होंगी। वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है कार्टून देखिए, लोकतंत्र में कार्टूनों का बहुत महत्व है और हमारे यहाँ इस चीज़ के लिए स्वतंत्रता है कार्टून बनाने के लिए। किसी भी नेता का कार्टून आप बना सकते हैं। ये कहता है, कैंडिडेट आता है, मेरे पास योजनाएं हैं, एक कहता है मेरे पास वोट है। अब भाई एक नेता अपने प्रोमिसेस यानी वादे करते हैं और झोला फट जाता है, उसमें से एक वादा निकल के वोटर यानी वोटर को हाँपते हुए कुत्ते जैसा दिखाया गया है। यानी हाँपते हुए कुत्ते जैसा दिखाया गया है, एक व्यंग है ये, ठीक है। ऐसे अपने दिल पे मत लेना, ऐसे व्यंग अखबार में डेली आते हैं, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब ये कि नेता तमाम वादे करते हैं, उन वादों में से कभी वादे पूरे होते नहीं हैं। नेता तमाम वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनमें से 1% वादे ही पूरे हो पाते हैं, बाद बाकी 99% वादे रखे रह जाते हैं। दूसरी बात ये है, ये जो इमेज दिखा रहा है, इस इमेज का मतलब क्या है? इस इमेज का मतलब ये है कि एक बंदा आता है पढ़ा लिखा, ये कहता है मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं, वायदे हैं, और एक बंदा दूसरी तरफ कह रहा है मेरे पास वोट है, और इसने उसको उल्टा पकड़ा हुआ है। उल्टा पकड़े होने का मतलब क्या है कि भाई वोटर जो होता है इलेक्शन के टाइम पे राजा होता है। राजा का मतलब जानते हैं, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं, ज़्यादातर जमा बाड़ा उसी के पास लगता है कि भाई हमारी फेवर में वोट डालना। लोग उसे पैर पकड़ते हैं, आगे हाथ जोड़ते हैं, तमाम तरह के जतन करते हैं। तो ऐसे में तमाम बार वोटर क्या होते हैं, वोटर समझ ही नहीं पाते कि हमें किसकी तरफ वोट डालना है। वो तो ये समझ लेते हैं कि भाई अभी हम जो है, अभी हमारा अच्छी खासी वैल्यू है, तो वो बस यही समझते हैं कि हम हमारी वैल्यू की वजह से हमें जो है तमाम पार्टी हमारी इज्जत कर रही हैं। तो ऐसे में रियल कैंडिडेट होता है, उसे वोट डाल नहीं आते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस चीज़ को देखते हैं कि भाई कौन पार्टी हमारी ज़्यादा खिदमत कर रही है, कौन पार्टी हमारे आगे ज़्यादा हाथ जोड़ रही है, अनुनय विनय कर रही है, उसे वोट डालाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर दिखाया गया कि एक्चुअल कैंडिडेट जो होता है वो उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब ये वो हार जाता है, और जो फेक कैंडिडेट होते हैं वो जीत जाते हैं, केवल अनभिज्ञता की वजह से वोट डालने की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। यानी हमारे भारत में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार से हमारी चुनाव प्रणाली संचालित होती है। हमारे यहाँ अगर चुनाव प्रणाली देखें तो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो 5 साल बाद होते हैं, और 5 साल बाद जनता जो है यहाँ पर अपने नए प्रतिनिधियों को चुन सकती है, या फिर जो प्रतिनिधि पहले से कार्यरत हैं उन्हें भी चुन सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है, पहला पॉइंट वो आप नोट कर लेना, यानी 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर 5 साल बाद ही क्या होता है, लोकसभा और विधानसभाएं भी भंग हो जाती हैं। अब देखिए इसके बाद चुनाव होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में ये होता है कि भाई क्षेत्र देख लिया जाता है कि मान लीजिए कोई राज्य का जो चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है भाई मतदान के चरण डिवाइड कर दें, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। जैसे यूपी में होता है, यूपी में चूँकि 75 जिले हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर 4 चरण या 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में यहाँ पे पहले पश्चिमी यूपी ले लिया, मध्य यूपी ले लिया, पूर्वी यूपी ले लिया, इस तरह से होता है। तो ये प्रक्रिया भी चलती है, और इस प्रक्रिया को यहाँ पर फिर हम आम चुनाव कहते हैं। यानी यहाँ पर हम इस प्रक्रिया को जो कहते हैं, यानी कि आम चुनाव के नाम से जानी जाती है प्रक्रिया। ये बात आप जानते भी होंगे, तो इसे लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि कई बार सिर्फ एक ही क्षेत्र में चुनाव होता है, और या फिर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई या किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो उस जगह पर वो जो पद खाली हो जाता है, उस जगह वहाँ पर चुनाव होता है। यानी पूरे यूपी में चुनाव ना करवा के, मान लीजिए कोई एक सीट है, किसी एक सीट पर एक कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है या उसने तत्काल इस्तीफा दे दिया, तो केवल वहाँ पर केवल चुनाव हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उपचुनाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, आम चुनाव है। यानी 5 साल बाद जो लगातार चुनाव होते हैं वो आम चुनाव कहलाते हैं। अब देखिए चुनाव प्रणाली में एक अगली चीज निकल के आती है, चुनाव क्षेत्र। यानी कौन कौन से चुनाव क्षेत्र होंगे वो हम देखेंगे। यानी हर जगह के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, उस हिसाब से चुनाव होता है। जैसे आपने हरियाणा के बारे में देखा कि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी, 90 सीटें थी, तो 90 विधायकों का चुनाव होना था वहां पर, ठीक है। तो ऐसे करके हर जगह के अपने अपने चुनाव क्षेत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखा जाए अपने देश में, तो अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हमारे यहाँ क्या है कि हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना कि अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। और चुनाव के उद्देश्य से हमने क्या कर दिया है, देश को अपने अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है, अनेक क्षेत्रों में बांट दिया है। इन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले मतदाता, यानी मान लीजिए एक कोई क्षेत्र है, यानी हमने मान लिया 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला एक क्षेत्र चाहिए हमें निर्वाचन के लिए, तो संसद के निर्वाचन के लिए, तो हमने उस क्षेत्र के जो मतदाता होंगे, पंजीकृत मतदाता होंगे, तो वो उन सबको मिला के क्या बनेगा, एक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। अब यहाँ पर उस क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले मतदाता होते हैं, ये अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, लिखवाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में अगर बात करी जाए लोकसभा की, लोकसभा चुनाव के लिए लगभग देश में जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 543 क्षेत्रों में बटा हुआ है।
यानी लोकसभा के लिए चुनाव जो होता है उसमें देश का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 543 में वर्तमान में बटा हुआ है। देखिए प्प्रस्तावित तो 552 की है, 552 की ऐसे है कि भाई 550 और 2 नामित। अभी वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में कितने चल रहे हैं, 543 प्लस 2 नामित, 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, आप जानते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये बात आप पहले पूर्ववर्ती जो चैप्टर पढ़े हैं वहाँ पर आप क्लियर करके आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं डिफाइन करने की दोबारा जरूरत मुझे नहीं लगती है। तो ये बात आप जानते हैं, यानी कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543 सीटें जो हैं वो 543 निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अब हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को यहाँ पर क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, संसद सदस्य कहलाते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, या सॉरी मास्टर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, ये संसद सदस्य ये कहलाते हैं। और लोकतंत्र में अपने सबसे बड़ी बात क्या है कि हर वोट का एक बराबर मूल्य है। और राज्य इसी प्रकार से, ये तो आपने अभी देखी लोकसभा की प्रक्रिया यानी एमपी की प्रक्रिया देख ली, राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी बंटवारा होता है। यानी प्रत्येक राज्य में क्या किया है कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से, राज्य के आकार के हिसाब से हमने वहाँ पर विधानसभाएं सीटें स्थापित की हैं। क्या कोई मान लीजिए राज्य बहुत बड़ा है तो वहाँ पर संख्या सीटों की ज़्यादा है, कोई राज्य छोटा है तो वहाँ पर सीटों की संख्या कम है। सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या जो है राज्य विधानसभा में यूपी में है, यूपी में 403 है, यूपी में 403 विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा जो है यूपी में है, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें चौथा पॉइंट कि इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। यानी कि जो लोकसभा के चुनाव के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहां से भी प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं फिर विधायक यानी एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें विधानसभा कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ये हकीकत बात है। यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है अमूमन अगर आप अपने आसपास देखें तो क्या होता है भाई जिले वाइज मान लेते हैं, यानी भाई एक जिला जो है जिले वाइज हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र ले लिया संसद का, और उसमें विधानसभाएं हम मान लेते हैं भाई तहसील स्तर पर मान लेते हैं। यानी तहसील स्तर पर क्या है, विधानसभाएं डिवाइड कर दी कि भाई एक एक तहसील में जितने कैंडिडेट आ रहे होंगे वो मिलाकर विधानसभा बना दी हमने। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। यानी कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है पूरा, उसमें विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होंगे, बिल्कुल होंगे। अब चूंकि संसद के चुनाव में आपने देखा होगा ग्राम स्तर के, नगर स्तर के, जो है विधानसभा स्तर के या जिला स्तर के सभी कैंडिडेट वोट डालते हैं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और इसमें बहुत सारे उपक्षेत्र भी होते हैं, जैसे विधायकों वाला चुनाव होता है छोटे छोटे उपक्षेत्रों में होता है, और ग्राम सभा या नगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो छोटे छोटे गाँव में होते हैं, पर्टिकुलर गाँव वाइज जो होते हैं या फिर नगर वाइज होते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव का तरीका भी यही अपनाया जाता है। ठीक है, यानी पंचायतों में क्या होता है कि भाई पंचायतों नगर पालिकाओं में प्रत्येक पंचायत कई वार्डों में बांटी जाती है, और जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आपने नोट कर ली होगी। अब देखिए जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इन्हें अमूमन आम भाषा में क्या कहा जाता है, सीट कहा जाता है। कि भाई निर्वाचन क्षेत्र में कैंडिडेट चुना जाता है तो उसे हमने क्या नाम दिया, सीट। कि भाई वहाँ पर एक सीट है, वहाँ पर एक सीट है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीट कहते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ये तो आपके कॉमन निर्वाचन क्षेत्र थे, यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे, चुनाव क्षेत्र थे, तो उनके बारे में आपने देख लिया लोकसभा के संदर्भ में, राज्यसभा के संदर्भ में, ग्राम सभा और नगर पंचायत के संदर्भ में। यानी हमारे यहाँ 3 स्तर पर प्रणाली चलती है चुनाव की प्रणाली, तो आपने वो तीनों स्तर की प्रणाली आपने देख ली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आती है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यानी रिजर्व्ड जो इलेक्शन एरिया है, रिजर्व्ड जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके बारे में देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आरक्षित वर्ड आ गया, तो आरक्षित का मतलब यही हुआ आरक्षण वाले, यानी आपके सभी के माइंड में कॉमन वर्ड आया होगा आरक्षण वाले। देखिए अमूमन होता क्या है हमारे संविधान में, जब आपने पूर्ववर्ती अध्याय अगर पर्टिकुलर रूप से पूरा प्रॉपर वे में अध्ययन करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पे कहानी मैंने बताई भी थी कि हर देश में एक समस्या ये होती है। जैसे आपने कहानी वहाँ पे पढ़ी थी क्लास 7th में कि भाई क्लास में लड़के जो हैं 30 हैं, ठीक है, और लड़कियां कितनी हैं, मात्र 20 लड़कियां हैं। अब लड़कियां मान लीजिए कोई और गेम खेलना चाहती हैं, जैसे वॉलीबॉल खेलना चाहती हैं। अब लड़के चूंकि ज़्यादा हैं, लड़के कहते हैं नहीं हम तो आज फुटबॉल खेलेंगे, और लड़कियां फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करती हैं। अब लड़कियां बार बार कहती हैं कि भाई लड़कियों का बहुमत ज़्यादा है इसलिए लड़कों की बात सुनी जाती है, हमारा बहुमत नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ये कहानी आपने क्लास 7th में देखी थी। तो यही समस्या हमारे संविधान के बनाने के टाइम पर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन सबके माइंड में यही बातें थी कि भाई उन्हें ये लगा कि हमारे देश में जो बहुमत वाले लोग हैं वो तो सत्ता में बड़े आसानी से आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सत्ता में आने के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, यानी जो सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका बहुमत नहीं है। जैसे अल्पसंख्यक कम्युनिटी हैं, दलित वंचित हैं,
ठीक है, यानी दलित SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, तो इनके लिए फिर बाद में क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। यानी इनके जो कैंडिडेट थे इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई कि भाई पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए जैसे एक प्रतिशत डिवाइड कर दिया जाता है हर राज्य का अपना अपना स्तर होता है आरक्षण का। मान लीजिए कोई राज्य का होता है SC ST वालों को 40% आरक्षण दे देता है विधानसभा सीटों में, कोई 50% तक दे देता है। यानी हर राज्य अपने अपने मनमर्जी से दे रहा है। हकीकत बात ये बनी हुई है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है, यानी अपने अपने स्तर से देता है ये। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे यहाँ पर कि हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है इसमें, ठीक है, कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं बना पाएंगे, यानी यहां तक ये नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए इनके पास प्रॉपर रूप से संसाधन नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, संपर्क ना हो, ठीक है, या फिर उन्हें प्रभावशाली लोग जो हैं, संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग जो हैं उन्हें चुनाव रोकने से जीत भी सकते हैं, ये उनके माइंड में चिंता थी, संविधान निर्माताओं के माइंड में चिंता थी। यानी कि भाई SC ST समुदाय के ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, संसद तक नहीं पहुंचेंगे तो अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये जायज चिंता थी। उस समय जो SC ST तबके की हालत थी बहुत ही ज़्यादा खराब हालत थी, तो उस वजह से यहाँ पर ये प्रावधान, जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज तो फिर भी सही है हालत, उस समय ऐसी नहीं थी। तो उस समय के हिसाब से उन्हें लगा कि भाई ये रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये लोग भी विधानसभा यानी लोकसभा तक पहुंच पाएंगे और अपनी बात वहाँ पर स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे, रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में रिजर्वेशन का प्रावधान भी रख दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी इसी में लिख लेना, इसीलिए सेकंड सब पॉइंट, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची, ठीक है। और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में आप जानते हो किस किस को मिलता है यहाँ पर, SC और ST समुदाय को, यानी SC और ST समुदाय को यहाँ पर सीटों में रिजर्वेशन मिलता है। तो आप यहाँ पर इसमें आप जानते भी होंगे, तो SC ST लेने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व में अभी वर्तमान में, ये बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए पॉइंट में भूल गया, फिर से सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पर अब। तो यहाँ पर अब आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना, अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा में यानी कि अभी 543 सीटें हैं, 543 सीटों में से 84 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए यानी SC जातियों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 47 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ST जातियों के लिए हैं, जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये संख्या आप लिख लेना, ये संख्या पूछी गई है एक एग्जाम में अभी हाल में ही, और आप अभी लिख लेना ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। यानी कि जो आपके ग्राम पंचायत स्तर पर या नगर पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, ग्राम सभा स्तर पर या नगर पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, वहां पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। और अनेक राज्यों में क्या है कि OBC आरक्षण को भी लगा दिया गया है। जैसे OBC कैंडिडेट जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, उन्हें भी जो है जो ग्राम स्तर पर या फिर नगर पालिका स्तर पर जो चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, उनमें पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दे दिया गया है, उनकी सीटें भी यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट आप लिख लेना कि कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। यानी पहले जिला और स्थानीय स्तर पर नहीं थी, क्योंकि जिला स्थानीय स्तर के चुनाव ही बाद में कानूनी रूप ले पाए हैं, बाद में ही संविधान में एनलिस्टेड हो पाए हैं, तो इसलिए व्यवस्था भी बाद में लगी इन पर। सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा वालों पर थी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिख लेना कि अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, ठीक है। और इसमें एक सब पॉइंट और लिख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आरक्षण जो है सीटों का वो हर राज्य में समान रहता है, जी नहीं। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है, यानी कोई राज्य ज्यादा आरक्षण दे रहा है, कोई कम दे रहा है। ऐसा इसलिए है कि मान लेते हैं कोई राज्य जो है जनजातीय राज्य है, यानी वहां पर जनजातियों का प्रतिशत ज्यादा है, तो वो जनजातियों को संख्या ज्यादा बढ़ाने के लिए जनजातियों को ज्यादा फेवर देंगे। किसी राज्य में जनजातियों की संख्या कम है तो वही चीजें हैं यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। यानी हर राज्य में ऐसा नहीं है कि संसद ने तय कर दिया कि भाई 27% आरक्षण मिलेगा या फिर 22% या 21% आरक्षण मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आरक्षण दे देते हैं यहाँ पर सीटों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपने ग्रामीण, और देखिए यहाँ पर एक बात और है, अभी हाल में ही यहाँ पर महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं ग्रामीण और शहरी निकायों में, तो आप लिख लेना चौथा पॉइंट करके। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। 1/3 सीटें किसके लिए हैं, ग्राम स्तर के चुनाव में, और जो आपके नगर पंचायत स्तर के चुनाव में 1/3 सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 1/3 का मतलब क्या है, जनरल सीटें 1/3 की हैं, जी नहीं, जनरल SC ST सब मिलाकर 1/3 हैं,
ठीक है, यानी 1/3 रिजर्वेशन में यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। यानी कि जो SC ST की सीटें हैं उनमें महिलाओं का कुछ प्रतिशत वो भी रहेगा उनमें। ऐसा नहीं है केवल जनरल कैटेगरी में महिलाओं का प्रतिशत रहे, वहां पर भी प्रतिशत रहेगा, समझे। तो ऐसे करके 1/3 सीटें निकलेंगी। तो आपने ये देख लिया होगा यहाँ पर। अब आपने देखिए ये तो आपने ये देख लिया, यहाँ पर ये हेडिंग आपने कवर कर ली। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपने जान लिया, किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण का प्रावधान है, ये बात आपने यहाँ पर देख ली। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। सबसे ज्यादा लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो आपके यूपी में है, 80 हैं। सबसे ज्यादा संख्या यूपी में ही है। लेकिन कहा जाए, यानी आप लोग जानते भी होंगे, कहा भी जाता है कि यूपी से ही संसद का रास्ता निकल के आता है। और आप देखते भी होंगे कोई भी पार्टी आए, कोई भी दल आए, सबका फोकस किस पर होता है? यूपी पर होता है। क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सीटें भी हैं इसके पास, लोकसभा सीटें भी सबसे ज्यादा रखता है ये। तो इस वजह से सबका फोकस किसके पास तरफ होता है? यूपी की तरफ होता है। तो ये चीज आप जानते भी हैं। तो आपने यूपी की संख्या, सबकी संख्या दी हुई है। देखिए आप जिस राज्य के निवासी हों, देखिए आप जिस राज्य के निवासी हैं उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य जो हैं वहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं उनकी संख्या आप नोट कर लेना या फिर याद कर लेना। जैसे मान लेते हैं यूपी के निवासी हैं तो आपके बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके बॉर्डर में राजस्थान लग रहा है, ऊपर देखा जाए दिल्ली लग रहा है यहाँ पर, और साइड से हरियाणा भी लग जा रहा है, ठीक है। इधर आप साइड से जाएंगे उत्तराखंड भी लग रहा है। तो आप इनकी सीटें याद कर लेना। यानी कि ये अक्सर पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। तो जो 4-6 जो राज्य हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी, उनकी सीटें आप याद रखना, ये किस राज्य में कितनी सीटें लोकसभा की हैं। जैसे राजस्थान की बताइए, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। तो ये आप देख चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो चुनाव प्रक्रिया आपने देख ली, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र देख लिया। अब देखते हैं मतदाता सूची, यानी जैसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने समस्या ये भी होती है कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा। तो यहां पर इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, मतदान सूची तैयार की जाती है। मतदान का मतलब यह है कि जो मतदाता 18 साल से ऊपर के हैं और भारत के नागरिक हैं उनकी एक सूची तैयार की जाती है, जिसे हम वोटर लिस्ट या मतदान सूची कहते हैं, जिसके आधार पर वो लोग अपना वोट डाल सकते हैं। तो यहां पर वही बात कही गई है, पहला पॉइंट, कि लोकतांत्रिक चुनाव में क्या है, मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को ये दे दी जाती है। और इस सूची को ही हम आधिकारिक रूप में क्या कहते हैं? मतदाता सूची, या बोलचाल में क्या कहेंगे इसे? वोटर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में वोटर लिस्ट और हिंदी में मतदाता सूची। तो आप ये बात जानते होंगे। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यानी कि व्यवहार में हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हमारे हर किसी के मत का, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके मत का मूल्य जो है एक है, यानी समान है, अलग अलग नहीं है। और यहां पर बताया भी गया है कि हम किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। कुछ कारणों में किसी को वंचित करने का प्रावधान रखा गया है, कुछ परिस्थितियों में कुछ यहाँ पे कैंडिडेटों को मताधिकार से वंचित रखने का प्रावधान कर रखा गया है, वो भी अभी मैं लिखवा दूंगा। सेकंड बात आप यहाँ पे लिख लेना, सेकंड पॉइंट, कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, लिंग के हों, चाहे जो हों, ठीक है, उसे मत देने का अधिकार है। ये बात आप जानते हैं। केवल इसमें अपवाद के रूप में नोट करके ये लिख लेना कि भाई अपराधियों को और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। यानी कुछ खास स्थितियां, न्यायालय वगैरह यहाँ पर हस्तक्षेप करे, न्यायालय वगैरह यहाँ पर यानी आज्ञा दे, तो ऐसा होता है। यानी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये है, ये आप लिख लेना। क्योंकि इस बात को लेकर एक कैंडिडेट से मेरा जो है संवाद भी हुआ था। तो उस समय क्योंकि मैंने उस समय ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपकी पॉलिटी में नहीं थी, लक्ष्मीकांत में नहीं थी। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारी स्टैंडर्ड जो बुक है उनमें ये बहुत सारी लाइनें स्किप कर दी गई हैं, जबकि एनसीईआरटी में पूरी बुनियाद से समझाया गया, बेसिक से समझाया गया है। तो यहाँ पर आप ये जान लेना कि भाई कुछ परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि वोट डालने से रोका जा सकता है, वोट रोका भी जा सकता है कुछ परिस्थितियों में, जैसे यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि हर साल लोग 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 18+ हर साल लोग होते जा रहे हैं। अब चुनाव 5 सालों में एक बार होते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर साल, यानी कि जो हर साल बोल रहा हूँ, यानी चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले, चाहे जो भी चुनाव हो, ग्राम स्तर का हो, नगर पंचायत स्तर का हो, या फिर विधानसभा स्तर का हो या लोकसभा स्तर का हो, उससे पहले क्या करना है, जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसे संशोधित करें। संशोधित का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा भी होता है भाई 5 सालों में कुछ जिंदा कैंडिडेट हैं, वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तमाम कैंडिडेटों की मृत्यु भी हो जाती है। तमाम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 18 साल से ऊपर की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनका नाम भी जोड़ा जाता है। तो इसलिए हर 5 वर्ष बाद मतदाता सूची में नवीनीकरण किया जाता है।
ठीक है। नवीनीकरण का मतलब ये होता है कि भाई अब यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं तो नए नए का नाम एंट्री किया जाएगा, पुराने लोग जो नहीं रहे यहाँ पे, जिन लोगों ने स्थान परिवर्तित कर लिया, मान लेते हैं यहाँ से यूपी से छोड़कर कहाँ चले गए, यूपी से छोड़ के चले गए राजस्थान में बस गए, तो राजस्थान के मतदाता बन गए, अब यूपी के तो रहे नहीं, तो फिर वहाँ पे नाम भी उनका चेंज कर दिया जाता है। ये यहाँ पे प्रोसेस चलती है, यानी कुछ नाम काट भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है। देखिए ये काटने वाला नाम या फिर ये सब बातें आप जानते हैं, डायरेक्ट हम इसी पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं, वो पॉइंट में डायरेक्ट लिख पाऊंगा यहाँ पर। तो तीसरा पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ये आप थर्ड पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभी हाल में ही कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ वर्षों से क्या है, ऐसे 1993 से लागू हुआ है फोटो आईडी कार्ड, यानी फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। यानी वोटर आईडी कार्ड जो है उस पर फोटो देने की व्यवस्था की गई है। यानी वोट देते जाते समय मतदाता को पहचान पत्र साथ दिखाना होगा, जिससे कि कोई उसके स्थान पर वोट न डाल दे। लेकिन फिर भी अभी तक जो वोटर कार्ड वाली जो है वो व्यवस्था पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप उसकी जगह राशन कार्ड भी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ठीक है, ये मतदाता लिस्ट में नाम है। इसके अलावा वोट देने के लिए अगर आप जा रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, उसके आधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं, ये व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसी में सब पॉइंट, वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट दूसरे को पर कोई वोट न डाल सके। लेकिन इसी में सब पॉइंट, लेकिन यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। अनिवार्य का मतलब यह है कि कंपलसरी नहीं है, आप इसके बिना वोट डाल ही नहीं पाएंगे। यानी वोटर आईडी कार्ड अगर किसी परिस्थितियों में नहीं है तो भी आप डाल पाएंगे। यानी वोट देने के लिए अब मतदाता, राशन या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी आप दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है वोटर आईडी कार्ड ही आप दिखाएं, नहीं है तो आप ये भी पहचान पत्र आप दिखा सकते हैं। यानी वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता अभी लागू नहीं हुई है। वोटर आईडी कार्ड ही होगा तभी वोट पड़ेगा, ये अनिवार्यता नहीं है। आधार कार्ड भी हो गया, आप तो पहचान पत्र के तौर पर कहीं कहीं पैन कार्ड भी मानते हैं। तो बताया गया है यहाँ पर, ये चीज़ें याद रखना, तो आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सब चीज़ें आपने देख ली, अब बात करते हैं नामांकन प्रक्रिया, यानी उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, वो नामांकन प्रक्रिया देखेंगे। यानी जो उम्मीदवार हैं ये तो आपने देख ली, वोटर लिस्ट कैसे बनती है। अब ये जो प्रतिनिधि हैं जिन्हें आपको चुनना है, उनके लिए उनका भी तो नामांकन होना जरूरी है, तो उन्हें उम्मीदवार कहा जाता है। उम्मीदवार का मतलब यही होता है कि भाई उम्मीद है कि जीत जाएंगे, यानी कि 50 लोग खड़े हुए, 50 में जीतेगा कौन, एक ही तो जीतेगा, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पहले उम्मीदवार कहा जाता है, प्रतिनिधि नहीं बोला जाएगा, उन्हें उम्मीदवार पहले कहा जाता है। तो यहां पर अगली हेडिंग है उम्मीदवारों का नामांकन। अब देखिए उम्मीदवारों के नामांकन में एक प्रक्रिया है हमारे लोकसभा और राज्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा बोल रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में, कि हमारे यहाँ वोट डालने की एज तो यहाँ पर 18+ रखी गई है, लेकिन चुनाव में खड़े होने की लोकसभा या विधानसभा में वहां पर उम्र 25 साल रखी गई है। 25 न्यूनतम 25 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए उम्मीदवार होने के लिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना है इसमें कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। यानी कि हमारे यहाँ उम्मीदवार बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, उसे 25 साल की उम्र चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ मतभेद है। मतभेद ये है, कुछ राज्यों ने जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत चुनाव है उनमें वोटिंग की उम्र कहीं कहीं 21 साल रखी गई है, कहीं कहीं 25 साल रखी गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लोकसभा और लोकसभा बोल रहा हूँ मैं, जो ग्राम स्तर के, नगर पंचायत स्तर के चुनाव है उनकी वोटिंग एज मैंने नहीं लिखवाई, यानी कहीं कहीं 21 साल रखी गई है, कहीं कहीं 25 साल भी रखी गई है एज। ये मैंने आपको बता रहा हूँ अपवाद के रूप में, क्योंकि ये राज्य के अकॉर्डिंग, राज्य की मनमर्जी के अकॉर्डिंग ही चलता है, इसलिए यहाँ पर ये एज ऐसी रखी गई, 21 साल कहीं 25 साल, जबकि लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में ये 25 साल ही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई उम्मीदवार बनने में भी कुछ चीज़ें हैं, अपराधियों वगैरह के पर रोक है, यानी कि यह पाबंदी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। यानी उम्मीदवार कुछ कम ही लोग बन पाते हैं। यानी कहा जाता है कि उम्मीदवार जैसे कुछ भ्रष्ट आदमी हैं या फिर अपराधी प्रवृत्ति के, उन्हें रोकने के लिए जहाँ पर जो है कुछ प्रक्रिया ऐसी रखी जाती है। उम्मीदवार बनने में भी बताया गया है, यहाँ पर लिख लेना, उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। बहुत ही कम का मतलब ये होता है जब कोर्ट आदेश करता है तब कोई लोग, या फिर सजा वगैरह किसी को मिल चुकी होती है, तब वो लोग उम्मीदवार नहीं बन पाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पार्टी के मनोनयन को की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। मनोनयन का मतलब ये होता है, मनोनयन का मतलब ये है कि हम
फलानी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके भारतीय परिवेश में तमाम पार्टियां हैं। जैसे आप अगर हम 2 पार्टियां देख लेते हैं, हम ज़्यादा पार्टियों की बात नहीं करते हैं, अब बीजेपी कांग्रेस देख लेते हैं, तो किसी राज्य में क्या होता है कि भाई बीजेपी अपने कैंडिडेट निकालती है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारती है। तो ये कैंडिडेट निकालने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप पार्टी की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, आप पार्टी की विचारधारा को, आइडियोलॉजी को आगे ले जाएंगे। तो पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं। भाई पार्टी क्या कह रही है? अपने कैंडिडेट को टिकट दे रही है कि आपके पास ये वैलिड, यानी जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वही चुनाव चिन्ह जो होगा उसी पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए ऐसे क्या बोलते हैं? इसे टिकट बोलते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। यहां पर लिख लेना कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह समर्थन मिलता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में, यानी पार्टी के मनोनयन को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ पार्टी से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव आयोग जो है यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह जारी करता है, ठीक है। जबकि किसी पार्टी विशेष, कोई पार्टी जो है, यानी कि जो आपकी अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी है, उन्हें तो उनकी पार्टी का ही चिन्ह मिल जाता है। जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को जो राज्य स्तरीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग है या फिर चुनाव आयोग है, वो जो है जहाँ पे चुनाव चिन्ह जारी करता है। अगर हम देखें चुनाव लड़ने के लिए क्या है, हर इच्छुक उम्मीदवार को क्या करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर नामांकन भरना पड़ता है, पर्चा फाइल करना पड़ता है आम भाषा में। और पर्चा फाइल करने के बाद यहाँ पर कुछ रकम जमानत के रूप में भी जमा करनी पड़ती है। जमानत के रूप में क्या है कि कुछ उम्मीदवार जो होते हैं, आपने देखा होगा जमानत का प्रावधान क्यों रखा गया, ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रावधान रखा गया। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि भाई मजे के लिए, यानी इंटरेस्ट के लिए, भाई हम भी विधायक के बाद उसमें खड़े हुए थे केवल तमगा लगाने के लिए। नहीं, मैंने देखा है तमाम लोग तो इसीलिए खड़े होते हैं भाई हम भी विधायक के चुनाव में खड़े हुए, संसद के चुनाव में खड़े हुए, इस बात का लगाने के लिए, अपनी यानी अपनी शेखी बहारने के लिए इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आप कुछ धनराशि रख दीजिए। धनराशि होगी, धनराशि जमा करवाएंगे और वहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि भाई इन्हें मान लेते हैं चुनाव में जो वोट पड़े हुए हैं उनमें से इतना % वोट मिलना चाहिए, और इससे कम वोट मिलता है वो धनराशि आपकी जब्त हो जाएगी। दूसरे जमानत जब्त होना कहते हैं, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए जमानत राशि रखी गई है ताकि जो व्यर्थ के उम्मीदवार हैं, जो कि चुनाव को मजाक मानते हैं, वो उम्मीदवारों को रोका जा सके। तो इसलिए वहां पर जमानत राशि का प्रावधान रखा गया है। अब इसके अलावा हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा पत्र भरवाने का प्रावधान भी रखा है। तो चौथे का सब पॉइंट इसमें लिख लेना कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली शुरू की है। यानी घोषणा पत्र में क्या क्या भरा जाएगा, उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यानी कि सारे विवरण के तौर पर इसमें लिख लेना उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले आएंगे, सब पहला सब पॉइंट। इसके अलावा उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की जो देनदारियां हैं, यानी कि संपत्ति है, उसका ब्यौरा आएगा, शैक्षिक योग्यता, ये सब आएंगी। और इन सब सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि ये सब सूचनाएं जो घोषणा पत्र उसका भरवाया जाएगा, ये सब सार्वजनिक रहेगा, किसी से छुपाया नहीं जाएगा, ताकि लोगों को तो पता चले कि आपका जो कैंडिडेट है वो क्या रखता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या उसके पास वाकई में ब्लैक मनी है या नहीं है, वो समझ सके उसकी परिस्थिति के बारे में। तो ये ऐसा प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। देखिए इसे 5वां पॉइंट आप बना देना, ठीक है। और 5 में के 3 सब पॉइंट ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में। अब देखिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का प्रश्न आता है तो यहाँ पर एक तर्क दिया गया है। तर्क ये दिया गया है, बताया गया है कि जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत होती है, वहीं विधायक या सांसद के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। तो यहाँ पे तर्क ये दिया गया है तर्क बड़ा हास्यास्पद है। खैर मेरी तो कसौटी पे सही नहीं उतरता है, अब पता नहीं आपकी कसौटी पे सही उतरे या ना उतरे, वो अलग बात है। यहाँ पे कहा गया है कि भाई कोई आदमी क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए भारत क्रिकेट खेलने में निपुण है, तो हम उसे क्रिकेट में इस आधार पर उसका चयन नहीं रोक सकते कि भाई कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। यानी कि यहाँ पर तर्क ये दिया है भारतीय लोकतंत्र के नेताओं ने कि सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। वही मान ली भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं बल्कि अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता होती है, इन्होंने ऐसा माना है। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है कि भाई संसदीय क्षेत्र होते हैं, विधायक की क्षेत्र जो होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी यही होता है। हो सकता है कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, उसका जनता के साथ इतना अट्रैक्शन ना हो, जनता के साथ उसका जो है इतना जो है लगाव ना हो, जनता के साथ उसका जो है इतना मिल मिलाप ना हो सकता है जनता उसे अपना जो जनता का हितैषी ना हो, जनता की बात ना समझ पाए।
तो जनता के लिए सबसे जरूरी बात है कि जनता का स्थानीय नागरिक जो होगा उनकी भावनाओं, उनकी बातों को समझ सकेगा। तो उनकी भावनाओं, उनकी बातों को समझने के लिए उसे किसी भी प्रकार की डिग्री या फिर योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल भावनाएं जरूरी हैं। भाई मत है सबका अपना अपना, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए कोई भी योजनाएं लेके आएंगे, उन योजनाओं का खाका तभी तो खींचेंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे। अब आप पढ़े लिखे ही नहीं है तो योजना का खाका कौन खींचेगा? तो फिर वहां पर ये होता है, आप देखते होंगे आईएएस वगैरह जो होते हैं उन्हें सजेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आईएएस से जिरह होती है, बहस होती है जगह जगह पर। ये आपने देखा होगा, यानी कि नेताजी सुन ही नहीं रहे आईएएस की, आईएएस कह रहा है कि सर ये गलत है, नेताजी अपने दोनों में मगन है कि नहीं यही सही है। तो काफी बार विवाद भी होता है, आईएएसओ को सुनाया भी जाता है। तो ये चीजें अभी आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में। तो मेरा मानना ये है कि ये तर्क जो दिया गया है ये क्रिकेट के लिए ये भी गलत है। क्रिकेट टीम के लिए भी कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं और वो रूल्स कहीं ना कहीं मैथमेटिकल रूप से चलते हैं। तो यहाँ पर ये भी कहना गलत है कि भाई क्रिकेट टीम में केवल खेलना ही खेलना आना चाहिए, आपको हल्का तो गणित तो आना ही चाहिए, यानी कुछ तो योग्यता होनी चाहिए गणित, क्योंकि वहाँ पर भी वही होता है कितने छक्के कितने चौके हुए। तो ये जो तर्क जो दिया है भारतीय राजनीतिज्ञों ने, ये तर्क बिल्कुल निराधार है, मेरी नज़रों में बिल्कुल निराधार है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके मुझे दीजिए कि क्या वाकई में आपको लगता है इनकी योग्यता होनी चाहिए। मेरा मानना है बिल्कुल योग्यता होनी चाहिए और योग्यता लगानी भी चाहिए। जैसे राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में मुझे बहुत अच्छा लगा, सरपंच के चुनाव के लिए उन्होंने 5वीं पास होना योग्यता लगा दी कि भाई 5वीं पास तो कैंडिडेट हो ही हो, मतलब इतना तो हो ही हो कि सरपंच का चुनाव हो रहा है कि भाई अंगूठा टेक तो नहीं आए, 5वीं पास तो होना ही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, यानी हर स्तर के लिए कहीं ना कहीं योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन यहाँ पर तर्क ये दिया गया है कि मान लीजिए अगर हम डिग्री का प्रावधान लगा देते हैं तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये भी बड़ी समस्या है। अब वो अलग बात है कि आने वाले समय में कोई सरकार आए तो कुछ करे। तो यहाँ बताया गया है कि इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यानी मान लीजिए उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दी गई तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ये भी बड़ी समस्या है। अब आप देख लीजिए ये लोग जो अयोग्य लोग हैं ये देश चला रहे हैं, अयोग्य लोग देश चला रहे हैं और इनके लिए किसी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं है। और एक आप हैं जो दिन रात एनसीईआरटी में घुसे हुए, दिन रात अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन पूरी करनी है, इतने मार्क्स लेके आने 50% से ऊपर, और एग्जाम की तैयारी भी करनी है, दिन रात पढ़ रहे हैं और तब आपको एग्जाम में यहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही। और ये लोग बस क्या है, जनता का समर्थन लिया, बिना किसी डिग्री के पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं। अब इसके आगे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, सब स्थिति आपसे छुपी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैच करवाया गया है, कोई सिद्धांत है और यह चुनाव प्रणाली की विशेषता, इसे मैच करना है। ठीक है, यही भारतीय चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, सिद्धांत हैं, इनके सही जोड़े बनाने हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार। कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये कमजोर वर्गों प्रतिनिधित्व का मतलब ये है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब क्या है? सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी। एक मत एक मूल्य का मतलब ये हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। तो ये मैच ऐसे होगा इसका। ठीक है, तो ये लिखना नहीं है, बस व्यवहार में ये सब अभ्यास एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह खुद कर लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चुनाव अभियान की। अब भाई आपने ये तो जान लिया कैंडिडेट कैसे कैसे उम्मीदवार खड़े होते हैं, कैसे कैसे पर्चा भरते हैं, तो वो बात तो आपने जान ली। अब बात करते हैं चुनाव अभियान। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, ये चुनाव अभियान का सबसे ज़्यादा महत्व है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव अभियान क्या होता है, कैसे होता है कि भाई लंबे लंबे वादे, लंबी लंबी यानी कि रैलियाँ, ठीक है, उड़न खटोले उड़ते हैं, यानी हेलीकॉप्टर बार बार कि फलानी जगह फलाने विधायक जी का उतर गया हेलीकॉप्टर, फलानी जगह फलाने मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, उनके साथ फलाने अभिनेता आए हैं, फलानी अभिनेत्रियाँ आई हैं, कुछ लोग इसी को देखने चले जाते हैं। तो ऐसे करके आपने देखा हुआ लोक लुभावने वादे होते हैं। कुछ जगह मैंने देखा है कि भाई सांसद महोदय वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और गेहूँ काटने चले जाते हैं, भाई गेहूँ काटने आए हैं हम लोग। तो ये भी होता है। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपको नाम समझ में आ गया होगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ सांसद पड़े हैं जो चुनाव के टाइम में आते हैं और उन खटोले से उतरकर और गेहूं की फसल काटने लग जाते हैं। तो उनकी भी चर्चा होती है, भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गरीब किसान पड़े हैं जो उन खटोले से आते हैं, गेहूं काट के चले जाते हैं। तो वही है कि भाई किस तरह से जनता को लुभाया जाए। तो ये चुनाव अभियान का हिस्सा है पूरा, जनता को लुभावना, जनता को अपने उद्देश्यों को बताना, जनता को अपने एम्स के बारे में बताना, अपने विजन के बारे में बताना और उनका एजेंडा क्या है, उनका मैनिफेस्टो जो बनाया गया उन्होंने अपने जो है कार्यनीतियों का, उसके बारे में अवगत करवाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, यानी हम सिंगापुर बना देंगे, ये सब बातें होते हैं, यानी बातें होती हैं। अब काम कितना होता है वो आप सभी जानते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, चुनाव अभियान। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जब उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होती है,
यानी हमारे यहाँ जब उम्मीदवार जो अपना पर्चा फाइल कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं, उसके अंतिम सूची जारी होती है, तो उसके बाद और मतदान की तारीख के बीच का जो समय होता है, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, मान लीजिए पर्चा फाइल करने की एक तारीख रखी गई 10 तारीख तक पर्चा फाइल हो गया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया कि भाई यहाँ पे चुनाव कितने को होगा, 25 तारीख को होगा। तो इन बीच की जो अवधि मिली 15 दिन की, तो 15 दिन की अवधि में यहाँ पे तय समय दिया जाता है कि इस समय में 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको चुनाव प्रचार करना होगा। तो यहाँ पर वही बात कही, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा के और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2 सप्ताह का समय रखा गया है ऑथेंटिक रूप से। और इस दौरान आप देखते होंगे कि भाई उम्मीदवार मिलते हैं, जुलते हैं, अपने मतदाताओं को सक्रिय भाषण वगैरह देते हैं, पार्टियां वगैरह बनाते हैं, टीवी चैनलों वगैरह पर प्रचार वगैरह चलता है, बहसें वगैरह होती हैं, डिबेट वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन जो 2 सप्ताह का रखा गया है प्रावधान, ये आप अच्छे से जानते हैं 2 सप्ताह का नहीं होता है। यानी कि जहाँ पर चुनाव होने होते हैं वहाँ पर 2 साल पहले से ही वहाँ पर भूमिका तैयार हो जाती है। जैसे वर्तमान अभी राजनीति चल रही है, वर्तमान राजनीति में यही है कि 2 साल पहले से ही उस राज्य को टारगेट कर लिया जाता है कि भाई कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं आने वाले सालों में, तो वहाँ पर पहले से चुनाव प्रचार, वहाँ पर पहले से लोक लुभावने वादे स्टार्ट कर दिए जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आपके माइंड में सब चीज़ें आ गई हैं कि भाई अभी स्थिति यही चल रही है कि 2 साल पहले से, 1 साल पहले से तैयारी में लग जाते हैं। तो ये तो केवल नाम मात्र के लिए है कि 15 दिन का टाइम मिलता है, ये सब बकवास बातें हैं मेरे हिसाब से। हकीकत कुछ इसकी उल्टी है। अब देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चुनाव अभियान बताया गया है कि दौरान राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, कुछ स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं। आपने देखा होगा कुछ पार्टियां जो होती हैं बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे मैं बीजेपी की बात करता हूं, बीजेपी जब सत्ता में आने को थी तो बीजेपी ने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर धारा 370 हटाएंगे। कुछ ये बड़े बड़े वादे ही थे, क्योंकि धारा 370 एक बहुत बड़ा यहाँ पे पीड़ थी भारतीय संविधान के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा टाइप थी वो धारा, वो हटानी थी। राम मंदिर का मुद्दा था, क्योंकि तमाम यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यकों की इससे आस्था जुड़ी हुई थी, तो इस वजह से लोगों ने, एक बड़ा मुद्दा था, लोगों ने इसलिए उन्हें समर्थन दिया और वो सत्ता में आ गए। तो ये कुछ बड़े मुद्दे भी होते हैं, यानी कुछ राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो यहाँ पर कुछ पार्टियों के मुद्दे बताए गए, कुछ पार्टियों के नारे बताए गए हैं, उन पार्टियों के नारे में लिखवाऊंगा। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने दिया था और 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे कि चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। अब इसी में यानी कि मैं आपको इंदिरा गांधी वाला जो कथन है ये पहले आप लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट, सब पॉइंट, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये पहला सब पॉइंट इसमें लिख लेंगे। वहीं इसके बाद आपने पता होगा 1975 में इमरजेंसी लग गई थी, आपातकाल लग गया, तो आपातकाल के दौरान संविधान का सबसे ज़्यादा हनन हुआ। इसके बाद फिर 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण वाली जनता पार्टी आई, इन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब दिया गया? ये 1977 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ वामपंथी दलों ने 1977 के चुनाव जो हुए वेस्ट बंगाल में, वहां पर एक नारा दिया विधानसभा चुनाव में, जमीन किसकी? जमीन जोतने वालों की, यानी जो जमीन जोत रहे हैं वही उसके वाकई में रियल में मालिक हैं। ठीक है, यानी जमींदारों की जमीन नहीं है, बल्कि जो किसान जमीन जोत रहे हैं, जमीन जोतने वालों की, ये नारा दिया। इसके अलावा 1993 का एक नारा बताया गया, भाई तेलुगु, यहाँ पे स्वाभिमान का नारा दिया गया, चौथा सब पॉइंट। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो तेलुगु देशम पार्टी थी, इनके नेता एनटी रामाराव थे, इन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो ऐसे कुछ चुनिंदा नारे हैं, इन नारों को अक्सर रख दिया जाता है, एग्जाम पूछ लिया जाता है, और खास करके ये 2 नारे, लोकतंत्र बचाओ वाले और गरीबी हटाओ वाले नारे, अक्सर एग्जामों में आते हैं। ठीक है, यानी ये नारे जो आपके सामने लिखवाए हैं और किताब में जिक्र किया गया, ये सभी नारे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि इतने फेमस नारे हो चुके हैं, ये पूछे गए हैं। ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? वर्तमान में इस पर खूब चुटकियां भी लेती हैं सामने वाली पार्टियां, देखो गरीबी हटाओ का नारा दिया तो आज भी गरीबी नहीं हट पाई। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं भाई, ये तो राजनीतिक जो हैं या चोचले हैं कि भाई राजनीति के स्तर पर लोग आरोप प्रत्यारोप सब चीज़ लगाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने देख ली हैं। तो आपने यहाँ पर चुनाव अभियान यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती चुनाव अभियान के दौरान। वो यहाँ पे कौन कौन से काम नहीं कर सकती है वो भी बताया गया है। थर्ड पॉइंट में आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, ये चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान ये काम नहीं कर सकती। पहला काम ये है कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। आप सब जानते हैं इनमें से सब काम होते हैं। मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया, प्रलोभन क्या है? तमाम योजनाओं की गारंटी दी जाती है कि ये योजनाएं हम करेंगे, ये योजनाएं करेंगे। दूसरी बात है, जाति और धर्म के नाम पर खूब वोट मांगे जाते हैं। यानी यहाँ पर सब चीज़ें कही गई हैं संविधान में, आचार संहिता में कि भाई ये सब चीज़ नहीं होगी, लेकिन सब चीज़ होती है, आप अच्छे से जानते हैं।
इसके अलावा सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल ना करना, सरकारी संस्थानों इस्तेमाल ना करने के लिए पाबंदी है, लेकिन फिर भी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा वाला, ये वाला पॉइंट, चौथा सा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना, यानी इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती हैं। यानी चुनाव आयोग के जो है, चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग आप लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज़्यादा और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। अब मैं स्थिति बता रहा हूँ कि जो 10 लाख 25 लाख वाला नारा है, अगर मैं अपने यहाँ यूपी के ग्राम सभा चुनाव की बात करूँ तो यहाँ पर एक एक कैंडिडेट 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। किसके चुनाव में? ग्राम सभा के चुनाव में, ग्राम सभा और नगर पंचायत के चुनाव में 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। क्यों खर्च किस में करते हैं? यानी कि मतदाताओं को खरीदने में, शराब बंटवाने में है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें कहने के लिए अच्छी लगती हैं कि भाई 25 लाख, आप खुद सोच सकते हैं कि भाई लोकसभा कैंडिडेट का 25 लाख रुपए का भी प्रचार करते होंगे। 25 लाख रुपए में तो उनकी एक रैली भी नहीं होती है ढंग से, समझ रहे हैं आप? कि रैली में भी जो कैंडिडेट लाए जाते हैं 250-300 की बदौलत रुपए देकर डेली बेसिस पर लाते हैं कैंडिडेट जो, तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए 25 लाख में तो उनकी एक रैली भी नहीं निपटेगी। तो फिर 25 लाख कहाँ से? वो अलग बात है भाई, रख दिया गया है और हम सम्मान भी करते हैं सब चीज़ों का कि भाई तमाम आचार संहिता के नियम रख दिए गए हैं, लेकिन नियमों की धज्जियाँ सभी पार्टियाँ उड़ाती हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो नियमों की धज्जियाँ ना उड़ाती हो, और आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, तो आपने चारों सब पॉइंट देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चुनाव के दौरान सबसे बड़ी बात है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कि नियम कानून जिनके जरिए उम्मीदवार फेयर चुनाव की एक डिमांड करते हैं, यानी कि एकदम निष्पक्ष, एकदम स्वच्छ साफ चुनाव हो, उसमें कोई हेराफेरी ना हो। तो इसके लिए आचार संहिता को भी सबने स्वीकार किया है। आचार संहिता के रूप में यहाँ पे कुछ उसके आचार संहिता के नियम बताए गए हैं। ये तो चुनाव आयोग के नियम थे, कुछ आचार संहिता के नियम भी हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पर, कि हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। ठीक है, इसमें उम्मीदवारों पार्टियों ने ये सब करने से मनाही की है। पहली बात यह है, चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है, आचार संहिता के अकॉर्डिंग, आदर्श आचार संहिता के अकॉर्डिंग, कि सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, यानी चुनाव की घोषणा हो गई है, मान लीजिए किसी राज्य में कि भाई फलानी तारीख से लेकर फलानी तारीख तक चुनाव होने हैं, तो उस दौरान कोई वहां पर मंत्री जो होगा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, ठीक है, या बड़े नीतिगत फैसले लेने का वादा नहीं करेगा, और ये वादे सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर हकीकत बात यह है कि जितने नियम आप लिख रहे हैं इन सब नियमों का उल्टा होता है, और इस बात को लेकर कोई मुझसे बहस नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग व्यवहार में सब लोग देखते हैं, जानते हैं, और ऐसा नहीं है आप मुझसे बहस करके, आप देखिए मुझसे बहस करके क्यों कर रहे हैं बहस? क्या आपने ये सब सारी प्रक्रिया देखी नहीं है? अपने आसपास के पड़ोसी देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, सब समझ में आ जाएगा आपको। मुझसे बहस मत किया कीजिए कि भाई अरे सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होता है, राजनीति ही है ये, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता कहती है भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, सब कुछ कहती है। लेकिन वही बात है कि ये लोग जो है अपनी आदत से मजबूर नहीं है, यानी आदत से बाज नहीं आते हैं ये लोग। अब बात कही जाती है भाई मतदान और मतगणना, यानी अब तो ये सब चुनाव प्रचार वगैरह आपने देख लिया। अब अगला चरण ये हुआ कि मतदान का है, यानी वोटिंग का है। ठीक है, यानी चुनाव का ये आखिरी चरण है और यहाँ पर मतदाताओं को वोट देना है। चुनाव का आखिरी चरण है, मतदाताओं द्वारा यहाँ पर वोट देना है। पहला पॉइंट तो ये लिख लेना। वोट देने के बाद क्या होता है? ठीक है, यानी वोट देने के लिए क्या यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि भाई, ठीक है, यानी इसे आमतौर पर यहाँ चुनाव का दिन कहते हैं, यानी कि इसे आमतौर पर इसी में लिख लेना है। इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? इसे आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं, यानी इस दिन को जहाँ पर वोट पड़ते हैं जिस दिन, उसे चुनाव का दिन कहते हैं। ठीक है, लिख लेना ये। इसी में सब पॉइंट कि मतदाता सूची में जो नाम वाला हर व्यक्ति है अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है, जो कि स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। ठीक है, ये लिख लेना इसी में सेकंड सब पॉइंट, जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लेना प्रक्रिया में, क्योंकि ये प्रक्रिया आपको लिखनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया पाक साफ तरीके से संपन्न हो, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की हेराफेरी ना हो। इसके लिए ये करते हैं कि भाई कुछ उम्मीदवार जो होते हैं, जो उम्मीदवार हैं वो पोलिंग बूथ यहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ पर अपने एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठा देते हैं, ये ताकि वो ये देख सकें कि चुनाव प्रक्रिया ढंग से संपन्न हो रही है, कोई वहाँ पर हेराफेरी नहीं हो रही। मान लेते हैं कोई किसी पार्टी जिसका कैंडिडेट जो है वहाँ पर वोट में हेराफेरी नहीं कर रहा है, तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेना कि सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वे देख सकें चुनाव ढंग से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, पहले मतदाता पेपर चलता था वोटों के लिए, अब ईवीएम चलती है। ये सब मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये सब आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर कौन सा, ये सेकंड पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें देख ली। अब जो निर्दलीय कैंडिडेट है, निर्दलीय चूंकि मैंने बताया था जो पार्टी विशेष से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है, पार्टियों के मनोनीत कैंडिडेट होते हैं, उन्हें तो पार्टियों का चुनाव चिन्ह मिलता है। निर्दलीय कैंडिडेटों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव अधिकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना थर्ड पॉइंट में। अब मतदान होने के बाद क्या होता है? मतदान होने के बाद जो वोटिंग मशीन होती है या बैलेट पेपर बॉक्स होते हैं, उन्हें सील कर दिया जाता है और एक तय तारीख पर वहां पर वो खोले जाते हैं, काउंटिंग होती है। तो चौथा पॉइंट यह लिख लेना कि मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और तय तारीख पर चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की यहां पर गिनती होती है, यानी वोटों की काउंटिंग होती है। ठीक है, अब यहां पर वही बात कही गई है कि भाई किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो मत पाता है व्यक्ति, ठीक है, उसे यहां पर विजयी घोषित कर दिया जाता है। समझ गए? हो गया खेल खत्म। ठीक है, यानी जिसके फेवर में ज्यादा वोट पड़ गए वो विजयी घोषित हो गया। तो ये चुनाव का यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं, यहां पर बताया गया, तो ये एक सोचने वाली बात यहां पर कही गई है, क्या हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया बहुत महंगी है? यहां पर सन 2014 का जो चुनाव हुआ है, इसका यहाँ पे मूल्यांकन किया गया है। भाई 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें लगभग सरकार का 3500 करोड़ रुपया खर्च हो गया था। यानी अगर हिसाब लगाएं तो यहाँ पे बताया गया है लगभग हर व्यक्ति यानी लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपये के करीब खर्च हुआ। यानी कि मोटे मोटे तौर पर यानी मतदाता सूची में जो पंजीकृत मतदाता थे उन सभी पर 40 रुपये खर्च हुए एक कैंडिडेट पर। ऐसे करके भारत की टोटल जनसंख्या का मिलाकर 3500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्च हो गया 2014 का चुनाव करवाने में। अगर हम यही पैसा अगर उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार वगैरह होता है उनका खर्च देख लें तो क्या होता है? भाई मोटे अनुमान के तौर पर अगर हम किसी सरकार, पार्टियों, उम्मीदवारों का कुल खर्च अगर करीब काउंट करें तो ये लगभग 30,000 करोड़ के लगभग हुआ। यानी अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपया। यानी सर्वे है, गवर्नमेंट का सर्वे है। तो यहाँ पर आप नोट बन करके यहाँ लिखेंगे आप इस सर्वे को 2014 वाले चुनाव को, क्योंकि ये सब आंकड़े जो है आपको मेंस एग्जाम जब आप लिखेंगे तो वहां पर आपको डालने पड़ेंगे। यानी वहां पर आप अगर इस आंकड़ों को डाल देंगे तो यकीन मानिए एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने पत्रिकाएं वगैरह देखी हैं, आप करंट न्यूज से अपडेट हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जानकारी करंट में आ जाती है। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेना कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपये खर्च हुआ। और नोट 2 करके यहाँ पर लिख लेना, नोट 2 करके कि मोटे अनुमान के अनुसार सरकार पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ रुपए हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपये। यानी 2014 इलेक्शन का यहाँ पर समरी किया गया, 2014 इलेक्शन का मूल्यांकन किया गया है। अब यहाँ पर बात यह है, यहाँ पर बात कही गई है क्या ये जो पूरा शुल्क है जनता पे डाल दिया जाए? पहली बात ये, भारत की जनता गरीब है, भारत की जनता से शुल्क नहीं ले सकते, तो मजबूरी ये गवर्नमेंट को खर्चा ही उठाना पड़ता है। वोटर लिस्ट में नाम पंजीकृत करवाना हो या फिर अन्य जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट को ही झेलने पड़ते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि भाई सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया था, जिसकी कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए थी। सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए दिल्ली में, उनका खर्च का अनुमान लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि भाई चुनाव प्रक्रिया ज़्यादा महंगी नहीं है। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, एक मतलब सरकार की कुछ डीलिंग बताई गई, सरकार की डीलें बताई गई, उनके अकॉर्डिंग चुनाव का खर्च बताया गया 2014 का कितना खर्च हुआ। तो उस हिसाब से कह सकते हैं भाई ज़्यादा खर्चीली तो है नहीं। यानी आप लगा लीजिए एक व्यक्ति पर 40 रुपये खर्च हो रहे हैं चुनाव आयोग के, तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। वहीं एक कैंडिडेट पर किसी पार्टी विशेष के 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। यानी इतना तो होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है। खर्चीली तब हो जाती है लगातार चुनाव, बार बार चुनाव होते हैं तो खर्चीली हो जाती है, कुछ हद तक कंट्रोल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक चुनाव हम क्यों कह सकते हैं भारत में। यानी कि यहाँ पर बताया गया भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, इसका क्या रीजन, लोकतांत्रिक होने का रीजन क्या है। रीजन ये है कि आप सभी जानते हैं कि आपने चुनाव में गड़बड़ियां, धांधलियों के बारे में पढ़ा होगा कि तमाम लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है या फिर फर्जी नाम, ठीक है, यानी कि यहाँ बताया गया मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की प्रक्रिया देखी गई है। शासक दल सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करके वोटिंग प्रणाली को प्रभावित करते हैं। उम्मीदवार पार्टियां जो है बड़े बड़े पैमाने पर धन खर्च करती हैं, चुनाव में धांधली होती है। आप जानते होंगे धांधली का मतलब क्या है, अधिकारी खरीदे जाते हैं, पोलिंग एजेंट खरीदे जाते हैं, जिसके जरिए वहाँ पर फर्जी मतदान वगैरह करवाया जाता है, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या भारत में ये सब प्रक्रियाएं होती हैं या नहीं होती हैं? देखा जाए तो भारत में मिलीजुली प्रक्रियाएं होती हैं। यानी भारत में कोशिश तो ये की जाती है कि भाई चुनाव में किसी प्रकार से
कोई भी यहाँ पर हेराफेरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी चूंकि देश का स्वरूप इतना बड़ा है, देश का आकार इतना बड़ा है कि भाई ये कंट्रोल करना मुश्किल है, मेरे अकॉर्डिंग कंट्रोल करना मुश्किल है। और आप देखते होंगे कहीं ना कहीं, आप जैसे पूरे राज्यवार आंकड़े देख लें तो जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोलिंग बूथ पर घटनाएं घटित हो जाती हैं। यानी फर्जी वोट, दो चार वोट हर जगह पड़ी जाते हैं, ये हकीकत बात है। यानी आप हर चुनाव को उठा के देख, कितना भी स्ट्रिक्ट माहौल हो और पढ़वा ही देते हैं लोग वोट वहां पर। तो इसके लिए फिर क्या प्रावधान किया गया है? इसके लिए हमने स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया है। यानी हमारे देश में क्या है, एक चुनाव आयोग है। यानी हमारा देश लोकतांत्रिक बना रहे, हमारे देश में चुनाव प्रणाली लोकतांत्रिक रहे, इसके लिए हमने एक चुनाव आयोग बनाया है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, चुनाव आयोग क्यों बनाया। देखिए, यहाँ पर हमारा देश का चुनाव है एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, और इसे जो है हमारे देश में न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है चुनाव आयोग को। ये पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर जो हमारा मुख्य चुनाव आयोग होता है, यानी निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पर एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इसकी, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, निर्वाचन आयोग तो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है, यानी इसका अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसे हटा पाना बड़ा मुश्किल है। यानी यहाँ पर ये किसके, यानी ये बताया राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं है, ना ही सरकार के प्रति, यानी सबके बंधनों से मुक्त है, एक संवैधानिक प्रणाली के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है, साफ साफ कहा जाए तो ऐसे में ये यहाँ पर इस तरह के नियमन बनाता है, इस तरह के नियम दिशा निर्देश देता है कि भाई चुनाव जो है पाक साफ हो, बिल्कुल उसमें कोई यहाँ पर फर्जीफिकेशन ना हो, कोई धांधली ना हो, ठीक है। यानी यहाँ पर वही कहा गया है कि मान लीजिए कोई पार्टी सरकार को चुनाव आयोग पसंद नहीं है तो मुख्य निर्वाचन आयोग तो हटा पाना बहुत असंभव है, पॉसिबल प्रक्रिया नहीं है, यानी कि बहुत आसान नहीं है चुनाव आयोग की प्रक्रिया हटाने की, वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके ही जाएगा। अब चुनाव आयोग क्या करता है, निर्वाचन आयोग ये करता है, निर्वाचन आयोग का मतलब अधिकारी चुनाव आयुक्त बताया गया है यहाँ पर, ये क्या करता है, ठीक है, ये चुनावों की अधिसूचना जारी करता है, ठीक है, चुनावी घोषणा जो करता है, नतीजों की घोषणा कर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन हर पहलू पर निर्णय लेता है, आदर्श आचार संहिता लागू करवाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, कि चुनाव आयोग, ठीक है, यानी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन, सॉरी यहाँ इस तरह से लिखेंगे, निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख लेना निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला कार्य यहाँ पर यही है कि निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसके लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा, पूरी प्रक्रिया के संचालन, इसके हर पहलू पर निर्णय लेता है। दूसरी बात यह है कि आदर्श आचार संहिता, जिसके जरिए भ्रष्टाचार वगैरह ना हो, तो यह लागू करवाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जो पार्टियां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं उनको सजा मिलती है, प्रतिबंधित किए अगर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड सब पॉइंट लिखा गया है कि लिख लेना इसमें, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, ठीक है। यानी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, अधिकारियों तबादला करना, ये सब इसके अंडर में आ जाते हैं चुनाव के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो रोल है, चौथा रोल ये है कि भाई चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारी वगैरह होते हैं, जिस समय गवर्नमेंट के कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे होते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग के अधीन ही माने जाते हैं वो। तो बताया गया चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर उस समय चुनाव आयोग है निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का प्रयास करवाता है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं गठबंधन होते हैं, कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें घटित होती रहती हैं। यानी वह समय समय पर क्या होता है, निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को गलतियों के लिए फटकार भी लगाता है। अधिकारी वगैरह अगर हेरफेर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया अधिकारियों को, अगर मान लीजिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को लगता है कहीं हेरफेर हुआ है तो वहाँ पर ठीक ढंग से मतदान नहीं हुआ है तो वहाँ पर फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कार्य यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ जो लोकतंत्र में हमारी जो व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है। अन्य देशों में क्या है, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं नहीं है, और संस्थाएं हैं भी वो तो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, तो गवर्नमेंट की संस्थाएं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से दबी हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग का स्वरूप इस प्रकार का रखा है, वो संविधान के नियमों का पालन करेगा, वो ना तो सरकार की सुनेगा, ना ही वहाँ पर उस समय जो है राष्ट्रपति की सुनेगा, यानी कि वो अपने हिसाब से संविधान में प्रदत्त नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाएगा, ठीक है, निर्वाचन कार्य को संपन्न करवाएगा। तो एक आधार पर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया जो है वो कैसी है, वो लोकतांत्रिक है। यानी कि यहाँ पर यही कहने का यहाँ पर अर्थ है यहाँ पर इसमें। तो आपने ये देख लिया। आगे देखते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव में लोग भागीदार कितने कर रहे हैं, भागीदारी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि चुनाव में हमारे यहाँ जो अमीर वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है या सक्षम वर्ग है, वो भागीदार नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई हमारे एक वोट देने से क्या होगा, नहीं, काफ़ी सारे लोग मतदान करने से बचते हैं।
तो यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया गया है भारतीय चुनाव तंत्र का और अमेरिकी चुनाव तंत्र का, यूरोपीय चुनाव तंत्र का, कि किस तरह से वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से हमारे यहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदार करते हैं या नहीं है। यानी चुनाव प्रक्रिया को हम जांच तभी सकते हैं कि भाई लोग कैसे भागीदार कर रहे हैं। मान लीजिए लोग ज़्यादा भागीदार कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं चुनाव प्रक्रिया में लोग इंटरेस्टेड हैं, चुनाव प्रक्रिया लोगों को लगती है पाक साफ है, ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और कहीं काफ़ी बार लोगों के साथ अगर छल या छलावा या धोखा होगा तो लोग क्या करेंगे, तो लोग वोट डालने से बचेंगे, कहेंगे भाई हमारे वोट से मतलब ही क्या होगा। जैसे मेरे साथ हो चुका है एक बार, मेरे साथ क्या था कि जो नगर पंचायत चुनाव थे वहाँ पर वोटर लिस्ट से मेरा नाम ही गायब कर दिया गया, मेरा और मेरे घर से कैंडिडेट का नाम गायब कर दिया गया। यानी कि पूरी फैमिली में से कैंडिडेटों में से आधे कैंडिडेटों का नाम था और आधे कैंडिडेटों का नाम नहीं था। तो जब हमने देखा तो गुस्सा भी वहाँ आई, हम लोगों ने वहाँ पर विरोध भी किया, लेकिन उसकी परिणति ये बनी कि बाद बाकी जो कैंडिडेट बचे हुए थे उनका मैंने फिर वोट डालने गई नहीं, गुस्से में डालने गई नहीं, क्योंकि यही लगा कि जब जो वोटर लिस्ट तैयार करने वाले लोग हैं उन्हें ये नहीं पता था जब एक परिवार के आधे कैंडिडेटों का नाम इसमें है और आधों का आप काट रहे हो, क्यों काट रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो उसमें ये सब घटनाएं घटित होती हैं। घटनाएं घटित इसलिए होती हैं क्योंकि तमाम लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए देख लेते हैं कि ये फलानी पार्टी को वोट देंगे, हमें वोट नहीं देंगे तो इनका नाम कटवा देते हैं। तो ये सब घटनाएं भी घटित होती हैं। तो इस वजह से भी लोगों का मनोबल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के या निर्वाचन आयोग के प्रति टूट जाता है, वोट डालने नहीं जाते हैं। ये ऐसी घटनाएं भी होती हैं और खास करके ये ग्राम सभा इलेक्शन या नगर पंचायत इलेक्शन में बहुत ज़्यादा होती हैं, घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। तो मैं इसको झेल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है ये। अब देखिए बताया गया चुनाव में भागीदारी के बारे में, तो यहाँ पर ये भागीदारी में आंकड़ा जो बताया गया है, यहाँ पर 50% का आंकड़ा है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पर लोग मतदान का प्रतिशत गिरा है और भारत में प्रतिशत जो है 50 सालों में स्थिर रहा है या ऊपर गया है। एक आंकड़ा बताया गया है कि भाई 50 सालों में जो यूरोप या अमेरिका था वहाँ पे वोटिंग का प्रतिशत गिरता चला गया। यानी ब्रिटेन में पहले लोग 78% वोट डालते थे, अब 66% वोट डाल रहे हैं। भारत में क्या था, पहले 50 साल पहले 56% वोट डाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 50 साल पहले बोल रहे हैं, यहाँ पे लगभग कितने साल पहले, यहाँ पर 25 साल पहले का आंकड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर अब कितने वोट डाले हैं, 66% वोट डाले हैं। यानी भारत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, स्थिर रहा है, जबकि अन्य देशों में आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर भारत में अगर अमीर और गरीब की तुलना देखें, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, ये कंपेयर करके बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जबकि भारत में यह या तो स्थिर रहा है और या ऊपर गया है। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताता है कि भाई भारत में जो अमीर और बड़े लोगों की तुलना में हमारी जो गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग हैं ये ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतदान करने वाले व्यक्ति कौन है, गरीब लोग हैं। लेकिन जब समस्याएं होती हैं इनके साथ परेशानियां होती हैं तो इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसका नमूना, इसका एग्जाम्पल आपके सामने कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा, लाखों की संख्या में मजदूर जो थे सड़कों पर पैदल चले, ट्रेनों में उनसे अनाप शनाप मनमाना किराया वसूला गया। तो ये अव्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। यानी भारत का निर्माण करने वाला जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं आज सड़कों पर ही है, उसका विकास नहीं हुआ है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं हो। सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में भागीदारी वही लेता है। और हम जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन सबसे बचने का प्रयास करते हैं। लगता है कि भाई कौन टाइम खराब करेगा, लोग तो वही आएंगे, पहले से भ्रष्ट लोग हैं, तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन गरीब जो होता है उसे लगता है कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, इस आस में वो मतदान करता है, लेकिन एंड में वो छलावा ही होता है उसके साथ। ये बात आप सब जानते हैं, देखा भी होगा। अगर हम यहाँ पे बताया गया है, अगर इसकी तुलना में हम पश्चिम लोकतंत्र की स्थिति देखें तो वो अलग है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग यानी मिश्रित प्रजाति के लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। यानी अमेरिका में ये स्थिति है कि अमेरिका में गरीब लोग जो पुअर हैं, पॉवर्टी वाले, अंडर पॉवर्टी लाइन है, तो पॉवर्टी वाले लोग जो है कम मतदान कर रहे हैं, बल्कि रिच लोग जो हैं यानी कि जो धनाढ़ लोग हैं उनका मतदान प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, उनमें भी गोरे लोग जो हैं, वाइट पीपल, उनका मतदान ज़्यादा है और श्वेतों का कम है। और मिक्स प्रजाति का मतदान हिस्पैनिक जो है इनका बहुत कम है। और अपने यहाँ अगर देख लें, इसी में सब पॉइंट अपने यहाँ देख लेना, आंकड़ा ये आंकड़ा है, भारत के आंकड़े, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 के आंकड़े हैं। तो इसमें अपने यहाँ देख लेना, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा भारत में मतदान कौन करता है, हमारे यहाँ सबसे कम मतदान जो है ऊंची जातियाँ कर रही हैं, यानी जनरल कास्ट, उससे ज़्यादा पिछड़ी जातियाँ कर रही हैं, उससे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ। यानी हमारे यहाँ SC ST वाला मतदान सबसे ज़्यादा है और जनरल वाला मतदान बहुत कम होता है। ये क्यों है स्थिति, तो ये इस पर विचार करने वाली बात है। यानी हमारे यहाँ प्रबुद्ध वर्ग है, उसे लगता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम वोट दे के करेंगे क्या। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिद्धांत है। यानी कि एक व्यक्ति, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं था, ये तो उसमें आ गया, यानी कि ये उसमें नहीं था,
ये इसमें हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, यानी जो ज़्यादा वोट जिसे मिलेंगे उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ये सिद्धांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ वोटों का प्रतिशत कितना होगा, क्या होगा, ये कोई कैंडिडेट नहीं है। यानी मान लीजिए हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख कैंडिडेट हैं। अब 1 लाख में से 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, 2 में से एक को वोट मिल जाते हैं 5,000, ठीक है, और एक के फेवर में वोट पड़ते हैं, बी के फेवर में वोट पड़ते हैं यहाँ पे 1,000, तो भी हम यहाँ पर ए वाले को विजयी घोषित कर देंगे, क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया ही नहीं लगाया है कि 1 लाख में से कितना % वोट मिलना चाहिए। हमें तो ये मालूम है कि किसी को एक वोट भी ज़्यादा मिल जाएगा, उसे विजयी घोषित कर देंगे। तो इस तरह की यहाँ पर प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं वोटर्स का मन, जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं उनका मन कहीं ना कहीं उचट देती है। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे वोटर्स इसमें कम जाते हैं डालने। तो ये आंकड़ा लिख लेना यहाँ पर कि कितना कितना वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्थिति, ठीक है। यहाँ पर कि भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं, जो हमारे आम लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि भाई हमारे लिए कुछ अच्छा होगा तो वो ज़्यादा महत्व देते हैं। तो स्थिति बताई गई है आम लोग, ठीक है, कि स्थिति क्या है। राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 में किया गया था। 67% लोगों को लगता है कि भाई देश में हमारे वोट डालने सुधार आएगा, फर्क पड़ेगा। कुछ कहते हैं 18% नहीं पड़ेगा, कुछ कहते हैं पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। चौथा पॉइंट आपका यही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका ये है, 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा हमारे मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। यानी 2004 का जो सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया कि हमारे लगभग 1/3 से ज़्यादा मतदाता थे। तो उन्होंने जो चुनावी अभियान हुए थे विभिन्न पार्टियों ने रैलियां की थी, उनमें किसी न किसी रैली में वो लोग पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे बताया गया कि इनमें से प्रत्येक 7 मतदाताओं ने, किसी एक व्यक्ति ने किसी न किसी एक दल की सदस्यता भी ली थी, ये बताया गया सर्वे में। तो ये सर्वे हमारे यहाँ दिखाया गया किस तरह से हमारे यहाँ निरस्तापूर्ण तरीके से इसके महत्व समझते हैं। यानी सबसे ज़्यादा गरीब जो है पार्टिसिपेट इसमें करते हैं चुनाव प्रक्रिया में हमारे यहाँ, अमीर जो है इससे बचना चाहते हैं। ये निकल के आई है बात, क्योंकि अमीर को पता है कि हमें जो चाहिए होगा वो हम ले लेंगे, और गरीब को लगता है कि भाई सरकार कोई अच्छी आएगी तो हमारे लिए कुछ नया काम करिए, अच्छा काम करिए। लेकिन वही बात है, वो हमेशा उसके साथ छलावा होता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी यही है कि भारत में नतीजों को स्वीकार करना, चुनावी नतीजे जो हैं उन्हें स्वीकार करना नतीजों को। तो ये नतीजे कैसे स्वीकार होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है हमारे यहाँ। देखिए आप सभी को बताया कि हमारे यहाँ जो है सत्तारूढ़ पार्टी भी होती है और विपक्ष भी होता है। सत्तारूढ़ पार्टियाँ कुछ ऐसी पार्टियाँ भी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप की हैं, यानी ताकतवर पार्टियाँ हैं। तो अगर हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं होंगे तो यकीन मानिए इस सत्तारूढ़ पार्टियाँ जो हैं या ताकतवर पार्टियाँ जो हैं छोटी पार्टियों को दबा लेंगी, और ऐसे में यहाँ पर पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे यहाँ कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि शासक दल जो होते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी केंद्र में है तो कभी कभी वो स्टेट में भी हार जाती है चुनाव, हमारे यहाँ ये होता है। जबकि यहाँ पे बताया गया है कि यानी ज़्यादातर चुनाव हमारे यहाँ जो होते हैं उन्हें प्रत्येक पार्टी 3 में से 2 शासक पार्टियाँ हारी ही हैं। वहीं अमेरिका में स्थिति अलग है। अमेरिका में कोई पार्टी का जो प्रतिनिधि शायद जो है चुनाव नहीं हारता है, और भारत में क्या होता है, सांसद और विधायकों में से आधे से ज़्यादा चुनाव हार जाते हैं। तो ये बताया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ बताया गया है कि भाई वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हों, उनका भी चुनाव हारना यहाँ पे बहुत आम बात है। लेकिन ये बात गलत लिखी गई है, मेरा मानना ये है। ये चीज़ें सब होती हैं, ये सब लोग जीतते हैं और बहुत ज़्यादा स्तर पर जीतते हैं, बड़े पैमाने पर जीतते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग जनादेश स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हार जीत हमारे यहाँ स्वीकार होती है। यानी हम लोग यही सोच लेते हैं कि भाई 5 साल किसी और को वर्क कर लेने देते हैं, 5 साल बाद अपनी किस्मत ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हैं, लिखना नहीं है पॉइंट, पूरा मौके पॉइंट है ये। इसके अलावा बताया गया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी चुनौतियाँ। देखिए एक यहाँ पे व्यंग है, कार्टून के जरिए बताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें ये है कि यह कहने की जरूरत क्या थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले विस्तारों को ही टिकट दिया है। यानी आप ये सब जानते हैं कि भाई हर पार्टी में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा होता है, परिवारवाद, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा होता है। और काफ़ी जगह पर ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, यानी 1 नंबर वाला व्यक्ति इसके पैसे की गड्डी ज़्यादा बहुत ऊंची लगी हुई है, दूसरे वाली कम है, तीसरे वाली उससे ज़्यादा है, तो ए वाला व्यक्ति जीत गया। यानी काफ़ी और क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है, पैसे के दम पे वोट खरीदने की क्षमता होती है, वो व्यक्ति जीत जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ भी हमारे चुनाव में हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि यह कार्टून बताया गया है, क्या कार्टून वोट के पहले मतदाता की स्थिति को दिखाता है। यानी पहले क्या है, पहले लोग मतदाता के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगले में मतदाता की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, सब इधर उधर निकल जा रहे हैं जीतने के बाद। तो स्थितियाँ आपके सामने दिखाई गई हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि भाई चुनाव से पहले वोटर का बहुत सम्मान होता है और चुनाव जीतने के बाद वोटर को एकदम यानी जूते की नोक पर रखा जाता है। ये स्थिति है लोकतंत्र की।
और यहाँ पर वही सब कही गई है कि कुछ पार्टियां क्या करती हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि या संबंधों वाली, ठीक है, या फिर अपने रिश्तेदार वगैरह को, या फिर बताया गया इन सबको टिकट आसानी से मिल जाते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। काफ़ी बार क्या होती हैं, बड़ी पार्टियां छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को काफ़ी तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो हमारे यहाँ जो बाधाएं हैं वो सब आप बातें जानते हैं। इन्हें लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया में होता है और भ्रष्टाचार के क्या क्या रूप हैं। इन सरकारें बनाने, जोड़ने, तोड़ने, ये सब की कवायद हमारे यहाँ जोर शोर से होती है कि भाई किसी जगह सरकार बन रही है तो उसे गिरवा देते हैं, तोड़वा देते हैं, विधायक खरीदने की नहीं, विधायक खरीद फरोख्त की खूब चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो आप सभी बातें जानते हैं, भाई भतीजा बात कि भाई एक पार्टी विशेष ने अपने पूरे फैमिली, पूरे कुनबा को उतार दिया है, कहते नहीं पूरे कुनबा को मैदान में उतार दिया, पूरा कुनबा उनका जो है सत्ता में विराजमान है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी एक पार्टी का पूरा कुनबा यानी पूरा परिवार अगर सत्ता में होगा तो यकीन मानिए उससे अपेक्षा की जा सकती है अच्छे शासन की, नहीं की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद ही हमारी जो चुनाव व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक ही हम कहेंगे, उसे बहुत हद तक लोकतांत्रिक ही है। अब वो अलग बात है, भ्रष्टाचार के लिए वो तो है ही है, अब जो भी है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सही है, हम ये मानते हैं। अब देखिए, आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, इसमें से आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट भी कर लिए हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए फैक्ट्स जो हैं वो मैं इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, और जो भी ऐसे फैक्ट लगते हैं मुझे कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं, उन्हें मैं स्किप करवा दूँगा, उन्हें मैं मौखिक रूप से समझा देता हूँ। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक